Again, Assalamu alaikum everyone. So, shall we begin? सबसे पहले आता है कि टैक्स क्या है. Anybody can contribute regarding any kind of exposure, any idea that comes into mind when you hear the word tax. Anyone? चलें. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जब आप देखते हैं तो वहां पे लिखा होता है कि टैक्स मींस नॉर्मल इनकम टैक्स, एडिशनल टैक्स, पेनल्टी वायलेशन. ठीक है. इन तमाम चीज़ों को उन्होंने टैक्स में डाला, लेकिन अभी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमें इन टर्मिनोलॉजी की समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं. राइट. तो बेसिक डेफिनेशन, जो क्लासिक डेफिनेशन टैक्स की है, वो ये है कि टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट. ये टैक्स के मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूं आपको. डेफिनेशन में बेसिकली हम इंग्रेडिएंट्स को ही कवर करते हैं. टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट. ठीक है. थ्रू अ लीगल प्रोसेस. ठीक है. फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड फॉर टू मीट अप द एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट. अब इसमें सवाल, इस डेफिनेशन के इर्द गिर्द ये आता है, दो सवाल है कि टैक्स कौन इंपोज करेगा. ठीक है. और टैक्स कैसे इंपोज होगा. ठीक है. और एक सवाल और भी ऐड कर दें कि किस लीगल प्रोसेस के थ्रू टैक्स इंपोज होगा. ठीक है. और टैक्स इंपोज करने का वजह क्या है, क्या वजह है, क्या रीजन आई कि हम टैक्स इंपोज कर रहे हैं. ठीक है. सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं. टैक्स कौन इंपोज करेगा. तो उस पे आपका क्लियर लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कि टैक्स इंपोज करने वाला आपका पार्लियामेंट है. अगर आप आर्टिकल 77 को रेफर करते हैं, आई कैन शो यू. Article 77 of the Constitution of Pakistan states that no tax shall be levied for federal purposes except by or under an act of the parliament. यानी कि पार्लियामेंट ही सिर्फ एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है दैट विल इंपोज टैक्स. अदर देन द पार्लियामेंट कोई टैक्स इंपोज नहीं कर सकता. ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कहता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इज फॉलोड. ठीक है. अब फॉर एग्जांपल, एफबीआर इज द सुपीरियर अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू टैक्स इन्फोर्समेंट. ठीक है. लेकिन वो इन्फोर्समेंट की हद तक है. एफबीआर इटसेल्फ एक डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, प्राइमरी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है. प्राइमरी हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है. राइट. तो अगर कोई एफबीआर आपको टैक्स रेट इंपोज करके देता है, एफबीआर लेट से कहता है कि आपने 15% सैलरी पे देना है, 30% बिजनेस पे देना है, जो कि हम बाद में आएंगे, तो क्या वो लॉ है? नहीं. इट विल बी अ वॉइड अब इनिशियो. इट विल हैव नो लीगल स्टेटस बिकॉज ओनली द पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन हैव द अथॉरिटी टू इंपोज टैक्स. ठीक है. ये आपका आर्टिकल कहता है. ये आपका पहला इंग्रेडिएंट था कि पार्लियामेंट टैक्स को इंपोज करेगा. अब सेकंड पे आते हैं कि टैक्स इंपोज किस लीगल प्रोसेस के थ्रू होगा. मैं, फर्ज करें, मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं और मैं कहता हूं भाई दो मुझे 10% टैक्स दो इसका. क्या ये पॉसिबल है? वो कहेंगे जनाब आला ठीक है, आप मुझे कोई लीगल प्रोसेस तो दिखाएं, कोई लॉ मुझे इस हवाले से दिखाएं, कोई कोडिफाइड लॉ है आपके पास. मैं कहूँ भाई मैं लॉ, मुझे टैक्स दें. क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज टैक्स विल बी इम्पोज थ्रू अ लीगल प्रोसेस. एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. ठीक है. इसी तरह टैक्स के सिस्टम में आपका एक लीगल प्रोसेस होता है. आपका लीगल प्रोसेस में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. टैक्सेशन हम लॉ नहीं कहते, इसको फिस्कल लॉ कहते हैं. फिस्कल लॉ के अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. उनको मैं आज, हमारा मतलब मेन मकसद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ही कवर करना है. ठीक है. लेकिन मैं आपको ये चीजें बता दूं, इसके अलावा सेल्स टैक्स है, एफईडी है, कस्टम्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. तो बेसिक हमारा मकसद ये है कि जो लीगल प्रोसेस है उसके अलावा कोई टैक्स नहीं ले सकता आपसे. कोई कंपनी में आप एम्प्लॉयमेंट है, आप एक एम्प्लॉय है कंपनी के, कंपनी वाले कहते हैं भाई आपकी सैलरी से मैं इतना परसेंट काट रहा हूँ. आप कहेंगे सर ये विदहोल्डिंग टैक्स है. वो कहते हैं नहीं बस मैं काट रहा हूँ, किसी टैक्स में नहीं, लॉ में नहीं लिखा. तो वो टैक्स टर्म ही गलत टर्म है, वो वॉइड अब इनिशियो होगा, वो इलीगल है. ठीक है. यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन हजरात यहां तक क्लियर है? यस जी सर। सर। चले ठीक है. अब हम आते हैं कि टैक्स किस लिए लागू किया जाता है. भाई मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं एक पाकिस्तान का अबाइडिंग सिटीजन, एक मेहनत करके काम करके घर के लिए कुछ खर्चा लाता हूं. अगर मैं ना लाऊं फिर मुझे घर वाले निकाल दें. क्यों? क्योंकि मैं एक बर्डन बन गया हूं. इसी तरह आपके घर के एक्सपेंडिचर को मीट अप करने के लिए आपके बिजली के अखराजात हो गए, बिल्स, गैस हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया,
बच्चों के सामान वगैरह, ये सबको मीट अप करने के लिए मैंने एज अ एम्प्लॉय काम करके एक तनख्वाह लानी है, घर के लिए एक खर्चा लाना है। तो उस एक्सपेंडिचर को मीट अप करने के लिए उसी तरह स्टेट आपको फैसिलिटीज देता है। आर्टिकल 8 से 28 तक आप सबने पढ़ा है, माशाल्लाह के स्टूडेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स, all those fundamental rights are the state responsibility to provide those facilities for you, and in return what they demand, tax। अगर आप टैक्स नहीं देते तो स्टेट क्या आपको उस फंडामेंटल राइट्स को फैसिलिटेट कर पाएगी आपके लिए? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसमें कुछ चीजें मैं आपको, एक लिस्ट है, डिफेंस बजट है उसमें, एजुकेशन है, स्कॉलरशिप भी आ सकती है, हेल्थ हो गया, और ये पेंशन्स वगैरह, सब्सिडीज, ये तमाम एक लिस्ट मैंने प्रोवाइड की, आप उसको गो थ्रू चेक कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक्सपेंडिचर है, इनको मीट अप करने के लिए हम टैक्स लागू करते हैं। आर यू गाइस क्लियर? ठीक है। अब कहा गया है स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसीज होती है, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। इन तीनों सूरतों में आपके लिए एक वाइटल रोल कौन प्ले करता है? टैक्स। आपकी टैक्स होगी, आप बजट डिफेंस में बढ़ा सकते हैं, आप अपने सोवरेनिटी को डिफेंड कर सकते हैं। आपका टैक्स होगा तो आप अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सप्रेस्ड क्लास को रिलीफ देके। फाइनेंशियल सिचुएशन तो डायरेक्टली टैक्स से ही जुड़ा हुआ। आपकी जब टैक्स, आपका इनकम आ रहा है स्टेट पे, तो इसका मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेबल है, फाइनेंशियली आप स्टेबल है। ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें, वो मैं आप फर्दर कंटिन्यू करूंगा आगे। फिलहाल यहाँ तक इतना अंडरस्टैंड करें कि टैक्स के चार इंग्रेडिएंट्स थे। पार्लियामेंट, ठीक है, वो इंपोज करेगा, थ्रू लीगल प्रोसेस इंपोज करेगा, ठीक है, और मीट अप ऑफ द एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है उनको पूरा करने के लिए होगा। ये नहीं है कि टैक्स हम लागू करेंगे और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, नो, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या कहा था कि स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट टू डिफेंड एनी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी अदर देन दैट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब हम आगे आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ऊपर। भाई हमारे कानून में जितने भी लॉज पास हुए हैं, मोस्टली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक्ट लिखा हुआ है ना, ये ऑर्डिनेंस क्यों है? नॉर्मली ऑर्डिनेंस ये होता है, नॉर्मली जो आपका प्रेसिडेंट पास करे, उस सूरत में पास करे जब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑपरेशन ना हो, और इमरजेंसी सूरत में यू हैव टू ऑपरेट अ लॉ, यू हैव टू इंट्रोड्यूस अ लॉ टू टैकल द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, उसके लिए आपका ऑर्डिनेंस पास होता है। ऑर्डिनेंस का लाइफ स्पैन कितना है? 120 दिन। ठीक है, उसको आप फर्दर कितने दिनों के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? 120 दिन फर्दर। मतलब टोटल लाइफ स्पैन आपके नॉर्मल ऑर्डिनेंस की कितनी हुई? 240 दिन। 240 दिन बाद लॉ खुद ही ये प्रिज्यूम करता है कि दिस ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट, दिस ऑर्डिनेंस लैप्स। ठीक है, वो उसके बाद ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लॉ ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा एक हुआ 1979 में पास, जनरल जियाउल हक के दौर में। वो रिपील हुआ 2001 में। कब? 2001 में। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, राइट, और मिलिट्री रूल थी, और उस वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली पूरी ऑपरेशनल नहीं थी। तो जो आपका एक चीफ ऑफ आर्मी या इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस पास होता है ना, वो उसको उसी नाम से इंडोर्स किया जाता है। कानून शहादत ऑर्डर का आपने नाम सुना होगा। ऑर्डर क्यों कहते हैं उसको? ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं इसको? एक्ट क्यों नहीं कहा जाता? दैट्स फॉर द रीजन। यहां तक क्लियर है कि ये ऑर्डिनेंस क्यों इसे कहा जाता है? आप इनकम टैक्स के बड़े वकील बन जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन कल को अगर सवाल है क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्यों कहते हैं इसको, तो अगर आपको ये ना पता हो तो खैर, ये मैंने एक टेबल बनाया है, काइंडली आप उसको रेफर कर सकते हैं। आई विल शेयर द नोट्स। ठीक है, अब हम आते हैं इनकम टैक्स रूल्स के ऊपर। भाई जिस तरह आपका कुरान एक डिवाइन लॉ है, उसमें कहा जाता है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का, अपने नमाज कायम करनी है और ज़कात देना है। भाई किस तरह कायम करनी है, ज़कात किस तरह देना है, प्रोसीजर क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी एक रिलीजियस, मैं मिसाल दे रहा हूँ लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक डिवाइन लॉ तो एक अलग बात है। आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बिल्कुल आपका सब्सटैंटिव लॉ है। इट डिफाइंस योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, योर राइट्स एंड ड्यूटीज। It establishes your rights and duties, and to achieve those rights and to achieve those duties,
आपके पास है इनकम टैक्स रूल्स 2002। वो रूल्स आपका इसी तरह एक वाइटल रोल प्ले करती है जिस तरह एक कुरान के ऑब्लिगेशंस को अचीव करने के लिए एक हदीस रोल प्ले करता है। कि नमाज कैसे पढ़नी है वो हदीस के जरिए वो साबित है किस तरह पढ़नी है, ज़कात कैसे देनी है वो हदीस के जरिए हमें प्रोसीजर पूरा, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें गिवन है। अब सवाल ये उठता है कि इनकम टैक्स रूल्स तो है, हमें ये समझ नहीं आ रही सर कि क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है। ये इसमें कौन से रूल्स फॉलो होंगे। इनकम टैक्स रूल्स तो है, लेकिन अगर वो रूल साइलेंट हो फिर क्या होगा। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपका सेमी क्रिमिनल एंड सेमी सिविल नेचर में है। इट गोज पार्शली। ठीक है, उसकी मिसाल ये है। अब आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का आप सेक्शन 138 अगर पढ़ेंगे, ये इसमें कहा गया है कि आपका अगर आपका टैक्स पेयर हम उसे कहते हैं जो टैक्स देता है, राइट। अगर टैक्स पेयर टैक्स नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती। एफबीआर वाले उसके प्रॉपर्टीज को अटैच कर लेते हैं, वो चाहे उसका बैंक अकाउंट हो कोई एसेट हो, ये एफबीआर के पास पावर है। अब ये किस तरह नेचर का लॉ है, सिविल है ना, सिविल में हम अटैचमेंट करते हैं। आपके सिविल के एक्सपर्ट्स इधर बहुत होंगे, वो ज्यादा क्लेरिफाई कर पाएंगे। तो ये एक सिविल नेचर की रेमेडी है हमारे पास जो कि टैक्स ऑर्डिनेंस में है। अब हमारे पास क्रिमिनल नेचर की रेमेडी इसी सेक्शन में है। सेक्शन 138(2) आखिर में यह भी कहता है कि 6 महीनों की इंप्रिजनमेंट भी है। मीनिंग देयर बाय इंप्रिजनमेंट कब होती है, जब आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हो, मेंजीरिया इन्वॉल्व हो, दैट गोज थ्रू सीआरपीसी। अब मिसाल के तौर पे एक हार्ड केस है मेरे पास और उसमें इनकम टैक्स रूल्स कंप्लीटली साइलेंट है। हाइपोथेटिकली हाइपोथेटिकली वैसे तो है इधर इनकम टैक्स रूल्स में, लेकिन लेट्स हाइपोथेटिकली वी मेक अ सिचुएशन कि भाई हमारा एक टैक्स का केस आया और उसके ऊपर ऑर्डर 14 किसी का, सीपीसी का ऑर्डर 14 किसी को आइडिया है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, इश्यूज फ्रेम करते हैं हम। वन पार्टी एलेजेस, द अदर पार्टी डिनाइज, ठीक है, एंड द एडजुडिकेटर, द जज फ्रेम इश्यूज। उस इश्यूज को फ्रेम करने का मकसद ये होता है कि उनको वन बाय वन रिजॉल्व किया जाए, एडजुडिकेट किया जाए। ठीक है, अब उधर तो सीपीसी का ऑर्डर 14 है। इनकम टैक्स रूल्स में अगर रूल साइलेंट हो, वैसे तो रूल्स हैं इसके भी, लेकिन अगर रूल साइलेंट हो तो सीपीसी के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। यहां तक क्लियर है कि जनरल जो आपके सीपीसी सीआरपीसी है वो सिविल और क्रिमिनल नेचर में फॉलो किए जाएंगे, सब्जेक्ट टू द फैक्ट व्हेन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज, सॉरी, व्हेन द इनकम टैक्स रूल्स आर साइलेंट। ठीक है, ये मैंने एक टेबल भी बनाया है, आई विल शेयर दिस विद यू गाइस, सो डोंट वरी। अब आपका आता है सेक्शन 4, सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। Subject to this ordinance, income tax shall be imposed for the each tax year at the rate or rates specified in division। ये आप छोड़ें, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इस पे ऊपर फोकस करें। मैंने आपको पहले टैक्स का तो बता दिया है, राइट, इस हद तक तो आपको क्लियर है। अब इसके अंदर टैक्स ईयर क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या है, टैक्सेबल इनकम क्या है और पर्सन क्या है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। जनरली रोजमर्रा की जिंदगी में हम जब पर्सन का नाम सुनते हैं, वी प्रिज्यूम दैट इट्स सम ह्यूमन बीइंग, ठीक है, सम लिविंग पर्सन, बट दैट्स नॉट द केस इन लॉ। The law states that person can be individual, that's a natural person. Person can be a legal person, that is a company, that is association of person। कंपनी आपका SECP के साथ रजिस्टर्ड होता है, that is a separate legal entity। उस द कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड। ठीक है, आपकी कंपनी इसीलिए बनती है कि आपके डायरेक्टर्स डायरेक्टली लायबल ना हो, वो एक कॉर्पोरेट वेल बन जाता है। इसी तरह आपका इंडिविजुअल है, वो पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड तो होता है, ठीक है, वो भी आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पर्सन का दर्जा रखता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है सर। अब यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी पर्सन को इसी तरह डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि आपकी कंपनी, आपका इंडिविजुअल, आपका एओपी, ये सारे क्या है, पर्सन। इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, ठीक है, तो ये सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को। एक आर्टिफिशियल पर्सन आता है और एक लीगल पर्सन आता है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लॉ में सबको कवर किया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी और बाकी मुख्तलिफ लॉ भी होते हैं उसमें भी कवर किया जाता है।
अब सवाल उठता है रिटर्न क्या है। रिटर्न क्या होता है? रिटर्न हम उर्दू में इसे गोशवारा कहते हैं। रिटर्न आपका ये है कि आप हर साल एफपीआर को अपने एसेट्स, जो आपकी मलकियत ओनरशिप में, वो आप अपने आपने टैक्स कितना देना है वो, आपकी इनकम क्या है वो, ये सारे आप डिक्लेयर करते हैं। अब एक चीज और, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खुद इटसेल्फ है क्या? इनकम टैक्स, ये दो लफ्ज देखें। इनकम मींस व्हाट यू अर्न, व्हाट यू बेसिकली अर्न। टैक्स मींस द टैक्स इम्पोज्ड ऑन योर अर्निंग। सिंपल सी बात है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्या आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं और इसके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा, कैसे लागू होगा, कौन किसके ऊपर लागू होगा, ये सारी चीजें आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कवर की जाती है। अब इधर सवाल उठता है, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न? मैं आपको लॉ पे ले जाता हूं। अब इसके ऊपर हम देखते हैं लॉ क्या कहता है। जी एक मिनट दीजिएगा। सेक्शन 114 ये कहता है कि हर इंडिविजुअल टैक्स देगा जिसकी इनकम टैक्सेबल इनकम हो। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। टैक्सेबल 6 लाख की लिमिट होती है, 6 लाख से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी साल की। टैक्स ईयर में भी मैं आपको समझा दूंगा, जिसकी टैक्स ईयर में 6 लाख से वैल्यू ज्यादा होगी वो इंडिविजुअल। जी जी। सर काइंडली माइक्स म्यूट कीजिएगा ताकि किसी तरह की इंटरफेरेंस ना हो। एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल एंटरटेन क्वेश्चन एंड आंसर्स, डोंट वरी। ठीक है सर। एक मिनट दीजिए। अच्छा जी, इसमें आपका आता है, मैं एक मिनट आपको लॉ पे ले जाता हूँ ताकि चीजें ज्यादा क्लियर हो। ये क्या लिखा है? रिटर्न ऑफ इनकम। जी जी। और एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ रिटर्न। रिटर्न का मकसद ये नहीं होता कि आपने लाजमी टैक्स देना है। रिटर्न का मकसद ये होता है कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, अपने ब्लैक मनी को आप वाइट करते हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे ले आते हैं। इसका ये मकसद होता है। तो अब लॉ ये कहता है कि कौन कौन ऑब्लाइज्ड है अपना रिटर्न फाइल करने के लिए साल के आखिर में, जो टैक्स ईयर जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल ईयर और जो कैलेंडर ईयर है उसको और टैक्स ईयर में फर्क होता है, वो भी मैं आपको क्लियरिफाई करता हूँ। फिलहाल फॉर द टाइमिंग इस चीज को मद्देनजर रखें। हर इंडिविजुअल जिसकी 6 लाख से ज्यादा इनकम है वो देगा आपका फाइल, वो रिटर्न फाइल करेगा। ठीक है। कंपनी हर सूरत में, उसकी 6 लाख अर्निंग हो रही है नहीं हो रही, एट एवरी स्टेज ही हैज टू पे, इधर एट लॉस, इवन इफ ही इज एट लॉस ही हैज टू पे टैक्स। एओपी का आप 6 लाख वाली मिसाल है जैसे इंडिविजुअल की है। ठीक है। और इसमें एक मजीद एक एडिशन है जो कि सबसे अहम पॉइंट है और सब इसी से ही डरते हैं। हैज ऑब्टेन्ड नेशनल टैक्स नंबर। अब ये नेशनल टैक्स नंबर क्या है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नेशनल टैक्स नंबर जनाबे आला आपका है एनटीएन। एनटीएन का किसी ने अभी आज तक किसी ने सुना है कुछ? ठीक है। अब मैं आपको मजीद ले जाता हूं 181 पे। 100 देखिए ना, हार्मोनियस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, वी हैव टू कनेक्ट द लॉस, डिफरेंट लॉस विद इन द सेम स्टैट्यूट, यू कनेक्ट डिफरेंट सेक्शंस, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। डू नॉट रिलाई ऑन द वन सेक्शन, रिलाई ऑन डिफरेंट सेक्शंस, क्रॉस रेफरेंसेस। अब यहाँ पे अगर 181 क्लास 4 में हम देखें, फ्रॉम द टैक्स ईयर 2015 के बाद आपका जो सीएनआईसी है वो आपका नेशनल टैक्स नंबर है। मीनिंग देयर बाय योर सीएनआईसी इज योर एनटीएन। आपका एनटीएन जनरेट बेस ही है आपकी सीएनआईसी पे होगा। आपके एनटीएन की रिक्वायरमेंट ही आपकी सीएनआईसी है। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आपकी सीएनआईसी पे बनता है। पाकिस्तान में आपकी सारी एक्टिविटीज आपके सीएनआईसी के थ्रू रिकॉर्ड होती है। एक वक्त था हमें सिम मिलती थी बगैर सीएनआईसी के, किसी और की सिम उठा लेते थे लोग, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। एफबीआर इज मेकिंग स्ट्रिक्ट इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको कि एनटीएन 2015 के बाद आपका है सीएनआईसी। यही मैंने टेबल बनाया। मैंने कहा आपको एक दफा लॉ दिखा दूं,
फिर मैं आपको टेबल पे ले आता हूं, क्योंकि हम सारे लॉयर्स हैं, हमें सबूत चाहिए, हेर से नहीं चाहिए। इंडिविजुअल है, लास्ट ईयर टैक्सेबल इनकम रुपीज ग्रेटर देन 600, ठीक है, के 600 के 6 लाख जो बनते हैं, ठीक है। एओपी का भी यही है, ग्रेटर देन 6 लाख। कंपनी का एट एवरी स्टेज। अब इसके अलावा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट भी होती है, वो भी पे करेगा टैक्स। हालांकि उनको टैक्स एग्जेम्पशन भी है, लेकिन वो टैक्स पे करेगा उस हद तक जो एक रेट होता है। अब हम आते हैं टैक्स ईयर पे, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। हमेशा ज्यादातर लोग उसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पर्सनली खुद भी था एक वक्त में। टैक्स ईयर आपके कैलेंडर ईयर से बहुत मुख्तलिफ है। टैक्स ईयर आपका इस तरह मुख्तलिफ है, आपका नॉर्मल कैलेंडर ईयर क्या कहता है, जनवरी 1 से शुरू होगा 30 दिसंबर तक, या 31 दिसंबर, ठीक है। लेकिन टैक्स ईयर इस तरह नहीं है। टैक्स ईयर आपका शुरू होता है 1 जुलाई टिल द नेक्स्ट ईयर 30 जून। मैं आपको दिखा देता हूं। कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, सर मैंने रिटर्न फाइल करनी है, मैंने रिटर्न फाइल करनी है। मैं कहूंगा सर बिल्कुल, क्यों नहीं। वो कहेंगे सर मैंने रिटर्न फाइल करनी है टैक्स ईयर 2026 की। अब मुझे ये नहीं पता टैक्स ईयर 2026 कब से शुरू होता है, कब खत्म होता है, कंफ्यूजन आ गई। मैं इधर देखता हूं, ये आपका आइरिस पोर्टल है, इसकी ट्रेनिंग मैं इंशाल्लाह आपको कल दूंगा। आपका टैक्स ईयर शुरू होता है फिजिकल ईयर की तरह। फिजिकल ईयर का कॉन्सेप्ट तो होगा आप सबको। आपका 1 जुलाई से फिजिकल ईयर शुरू होता है 30 जून। लेकिन जून तो पहले आ रहा है, जुलाई बाद में आ रहा है, ये समझ नहीं है क्या है। 2025 के जुलाई से आपका टैक्स ईयर शुरू होगा 2026 के जून तक। और टैक्स ईयर अगर हम कहें 2026, तो मतलब ये है जिस मंथ को वो एंड हो रहा है, जिस मंथ को, ये देखे ना, नजर आ रहा है, जिस मंथ को वो एंड हो रहा है टैक्स ईयर उसी ईयर के साथ रेफरेंस के तौर पे यूज किया जाएगा। इफ आई एम फाइलिंग रिटर्न फॉर 2026 विच इज येट टू बी फाइल, अभी हुआ नहीं है, आ रहा है, जिंदगी रही तो हमें फाइल करूंगा, रिटर्न फाइल करूंगा 2026 की, कब, 2026। इसी, इसको रट लें, सीख लें, जैसे भी आपको याद हो। ये आपको लाजमी याद होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, सर मैंने रिटर्न फाइल करनी है 2026 की, तो आपकी इनकम जो आपके जुलाई 2025 से शुरू हुई और 30 जून 2026 तक जितनी भी आपकी इनकम है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब क्लियर है। अब सर हमें ये नहीं पता कि टैक्स कौन लगाएगा, किस तरह लगाएगा, रेट कैसे पता लगेंगे, ये क्या है। तो आपका टैक्स ईयर कौन रेगुलेट करता है, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट को हम रोजमर्रा की जुबान में कहते हैं बजट। बजट का लफ्ज तो सुना होगा कि भाई बजट आ गया नेशनल असेंबली में, सेनेट में वो पास नहीं होता, पहले पास नहीं था, वो नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 70 आपने पढ़ा होगा, खैर वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आपका फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस होता है, वो आपके अपकमिंग टैक्स ईयर को रेगुलेट करता है। अब अगर कोई मुझे ये सवाल का जवाब दे दे, आई वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड ऑन दिस वन, कि टैक्स ईयर 2026 को कौन रेगुलेट करेगा, फाइनेंस एक्ट विच ईयर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपका फाइनेंस एक्ट 2025 की बुनियाद पे आपका जो नेशनल असेंबली है, विद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल्स ऑफ द स्टेट्स, विद देयर सर्वे, विद देयर मशवरा, आपको वो टैक्स रेट्स बताएंगे कि सर हमारे आने वाले साल के लिए 2025 के 25 जून तक वो ये पता लगा लेते हैं कि आने वाले साल के लिए कितने अखराजात हमने पे करने हैं, और उन अखराजात को मीट अप करने के लिए हमें कितना टैक्स रेट लगाना चाहिए। अब इसकी मैं मिसाल देता हूं। मिसाल कुछ इस तरह है, आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है मुझे 2 रुपए चाहिए, मिसाल के तौर आपका डिफेंस बजट कहता है मुझे 4 रुपए चाहिए, ठीक है। और आपका हेल्थ कहता है मुझे 2 रुपए चाहिए। टोटल कितने में 10 रुपए हो गए साल के। चले 4 और 4 2 कर दें, हाँ 4 और 4 2 कर दें, 10 हो गए। अब 10 में से आपने टैक्स रेट क्या लगाना है कि आपके 10 रुपए मीटअप हो जाए। अब ये तो कंफ्यूजन होगी। आप टैक्स रेट लगा भी लेते हैं, फाइनेंस एक्ट के थ्रू आपने लगाना है, और वो आगे आने वाले साल को रेगुलेट करेगा।
वो टैक्स रेट डिफाइन करेगा। और वो कौन, मैंने शुरू में ही कहा था कि आपका टैक्स कौन इंपोज करता है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने फाइनेंस एक्ट बना लिया। फाइनेंस एक्ट के तहत आपके अपकमिंग ईयर के टैक्स रेट्स को वो रेगुलेट करेगा बेस्ड ऑन आप प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर। मैं घर के अखराजात चला रहा हूँ इस साल, मेरे मैं एम्प्लॉयर को कहता हूँ कि आप मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ा दें। मेरी पिछले साल थोड़ी अखराजात कम पड़ गए थे, ज्यादा पड़ गए थे, और इनकम मेरी कम थी। तो इसी तरह अब उस 10 रुपए को मीट अप करने के लिए आपने टैक्स रेट लगा भी लिए, फिर भी 8 रुपए बन रहे हैं आने वाले साल के लिए। अब क्या करें? 2 रुपए तो रह गए ना। मजीद 2 रुपए हमें चाहिए ना टैक्स से हट के। हम जाएंगे आईएमएफ के पास और हम लोन लेते हैं। ये आपको आज आईएमएफ का कॉन्सेप्ट भी होपफुली क्लियर हो चुका होगा। ये आपने फाइनेंस एक्ट पूरा पढ़ना है। उसमें जब आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा टैक्स किस तरह लागू होता है और इसकी रेट्स किस तरह डिफाइन होती है। मेरा मकसद ये था कि आपको टैक्स ईयर क्लियर हो। आप क्लियर हुआ टैक्स ईयर? फाइनेंस एक्ट आपको क्लियर हुआ कि अगर 2024 का फाइनेंस एक्ट है तो वो रेगुलेट करेगा 2025 के टैक्स ईयर को? आसान है। 2025 का फाइनेंस एक्ट है, फिर वो रेगुलेट क्या करेगा? एक साल आगे जाएगा वो। ठीक है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू गो फॉर इट। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइपो है। टैक्सेबल इनकम क्या है? कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना, आसान कर देते हैं। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? अगर हम लॉ में जाते हैं, वो कहता है कि टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंस। आप कहेंगे सर मजीद आपने दो टर्म्स डाल दिए और कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले इससे हम परेशान हो गए थे। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे बारी बारी, सबको अंडरस्टैंड करना है हमें। टैक्सेबल इनकम को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि आपका टोटल इनकम क्या है। ठीक है। अभी हम टोटल इनकम में भी मजीद ब्रेक डाउन करेंगे इसको। टोटल इनकम लॉ में क्या है? टोटल इनकम इज इक्वल टू द सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम एंड एग्जेम्प्ट इनकम। सर आप मजीद आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, आप कहेंगे। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है। यहां से हम शुरू करते हैं टैक्सेबल इनकम को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम शुरू करेंगे हेड्स ऑफ इनकम से। हेड्स ऑफ इनकम आपके पाकिस्तान में, ये हेड्स ऑफ इनकम बेसिकली ये है कि आपके पाकिस्तान में जो भी अर्निंग हो रही है वो इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में आएगा। इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में वो कवर कर लेंगे सबको। उसमें आपका आता है सैलरी, ठीक है, बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 आपके क्या है? हेड्स ऑफ इनकम है। इससे अलावा कोई आपको हेड्स ऑफ इनकम पता है? नहीं है। इसी में सारे आपकी अर्निंग पाकिस्तान में जो भी अर्न कर रहे हैं वो कवर हो जाता है। ठीक है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम मैंने लिखा भी है, आप इसको देख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा टोटल इनकम, लॉ कहता है टोटल इनकम इज इक्वल टू, टोटल इनकम है क्या? उसका फॉर्मूला ये है कि इज इक्वल टू आपका हेड्स, सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम। मतलब पाकिस्तान में लोग सैलरी बिजनेस दोनों तरह भी कमा सकते हैं ना। सम ऑफ हेड्स ऑफ इनकम फिर जमा आपके एग्जेम्प्ट इनकम। इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे आपका क्या बनता है? टोटल इनकम। अब सर आप कहेंगे एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? मैं एक दफा फिर आपको लॉ पे ले जाता हूँ। लॉ इस बारे में क्या कहते हैं? ठीक है। ये टेबल आपको नजर आ रहा है। आपके एग्जेम्प्ट इनकम का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट, वो इनकम जो एफबीआर उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा सकता। द लॉ हैव explicitly expressly stated that these incomes are not subject to the tax imposition as per the income tax ordinance. And what kind of income are those? पूरा टेबल है इसमें 41 से लेके 55 तक देयर इज अ लॉट। और हर एग्जेम्प्ट इनकम जो है एक सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाली मिसाल है। उन कंडीशंस को पूरा करेंगे तब जाके वो एग्जेम्प्ट इनकम बनेगी, अदरवाइज इट विल बी पार्ट ऑफ योर हेड्स ऑफ इनकम। अब वो उसमें क्या है? एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम आपका एग्जेम्प्ट है। आपका पाकिस्तान पूरा एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है ना उसकी। अब उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे तो फिर बचेगा क्या? वो तो फिर एग्रीकल्चर पे आएंगे ही नहीं। अलबत्ता
इसके अलावा है आपका डिप्लोमेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो एग्जाम्पशंस हैं। फॉरेन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स इधर आते हैं, उनके ऊपर एग्जाम्पशन है, ठीक है। और प्रॉफिट ऑन डेब्ट, स्कॉलरशिप्स, प्रेसिडेंट ऑनर कोई इनाम मिलता है, ये सारे आपके क्या है, एग्जाम्प्ट है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, इस सब को हम नहीं पढ़ सकते विद इन द सेम सेशन, इस सब को हम कवर नहीं कर पाएंगे, बट फॉर द सेक ऑफ जस्ट नॉलेज, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है, आपको, आप सैलरी भी कमा रहे हैं, आप कहते हैं मुझे 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम आता है, 5 लाख सैलरी आती है, टैक्सेबल इनकम आपका 6 लाख है, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा। 6 लाख के ऊपर, 6 लाख से ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। टोटल बन रहा है 10 लाख ना, आप कहते हैं नहीं मेरा तो 5 लाख बन रहा है, 5 लाख तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम से आ रहा है, वो तो, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं होगा। मैं कहूंगा जी ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता लगे आप एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, इज दैट एग्रीकल्चर इनकम? फिर मशीन तो आ गई ना उसमें। तो लॉ को, लीगल मनूवर आप नहीं कर सकते, लॉ इज कवरिंग ऑल योर लीगल मनूवर्स, यू कैन नॉट एक्सप्लॉइट द लॉ। विद द पैसेज ऑफ टाइम द लॉ इज डायनेमिक इन नेचर, इट विल चेंज, इट विल रेगुलेट यू, इट विल रेगुलेट योर एक्सप्लॉइटेशंस। तो इसी तरह बहुत केसेस होते हैं, ये मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा ताकि आप क्लियर हो कि कल को अगर आपको कहे जी मेरी तो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ज़मीन में फैक्ट्री लगा दे, फिर तो है, फिर तो वो आपके बिजनेस डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले खामोश हैं, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। जी जी सर, क्लियर है अब आ सब रही है। concept? यस सर, क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा आपका एग्जाम्प्ट इनकम के सारे मैं टेबल्स मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या आ सकता है, 41 से 55 तक आप खुद ही देख सकते हैं। इसमें वो, उसमें भी कंटिजेंट है, कंडीशंस है, उसको फुलफिल करने के बाद ही आपका वो इनकम क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट इनकम होगा। तो अब ये सवाल बना के सर टोटल इनकम क्या है, सर आपका टोटल इनकम ये है, इनकम अंडर दी हेड्स। एक बंदा है, उसका सैलरी भी है, बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी से भी वो कमा रहा है, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है उससे कमा रहा है, 25 लाख उसका सालाना आ रहा है टैक्स ईयर में, जुलाई से लेके जून तक, याद है टैक्स ईयर, उसका आ रहा है 25 लाख के करीब आ रहा है। अब सर आपने सवाल मुझे ये दिया कि आप मुझे बताएं इसमें से टोटल इनकम क्या है। मैं कहूंगा कि द सम ऑफ हेड्स ऑफ ऑल द इनकम 25 लाख जमा 5 लाख इसके आ रहे हैं कहां से, सेक्शन 41 क्या था, एग्रीकल्चर इनकम। तो टोटल क्या बना, 30 लाख। ये क्या है, टोटल इनकम है ना, क्लियर हो गया टोटल इनकम क्या है। अब हम वापस टैक्सेबल इनकम की तरफ आए, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, टोटल इनकम समझ आ गई ना। अब जब हम टैक्सेबल इनकम को पकड़ेंगे, हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, ठीक है। टोटल इनकम इज इक्वल टू द सम ऑफ हेड्स ऑफ ऑल द इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। इसकी रीजन ये है कि हम सारे इनकम को इकट्ठा करते हैं, पता लगाते हैं कि बंदा कमा कितना रहा है, वो अलग बात है कि वो एग्जेम्प्ट है नहीं है टैक्स में, पहले हम ये कैटेगराइज करते हैं कि बंदा कमा कितना रहा है, ये रीजन है टोटल इनकम की। फिर हम टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, ये रट ले इस लाइन को कि टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, टैक्स उस वैल्यू के ऊपर लगेगा जो टैक्सेबल हो, टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगेगा। अब सर हमें समझ ही नहीं आई टैक्सेबल इनकम क्या है, तो हम कैसे समझे टैक्स किसके ऊपर लगेगा, राइट। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि आपका टोटल इनकम माइनस टोटल इनकम, तो हमें क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस के ऊपर, लॉ में दिखा दूं या इधर ही ठीक है, सॉरी ये, अच्छा ये डिडक्टेबल अलाउंसेस असल में आपके वो एक्सपेंसेस, वो अखराजात जो आपके स्टेट के वेलफेयर के लिए हो एक तरह से, इट इज प्रिज्यूम टू बी सम अमाउंट ऑफ expenses that are for the benefit of the states. Every individual can claim those. इसमें आपका ज़कात आ गया, लेकिन ये नहीं है कि आपने ज़कात तो दे दिया, जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत एक कानून है इसका, उसके अकॉर्डिंग आपने ज़कात दे दी, तो आप टैक्स, ये आपका जो टैक्सेबल इनकम है ना, इसमें से टोटल इनकम को वो रिड्यूस कर देगा।
माइनस करना है ना, टोटल इनकम को हमने डिडक्टेबल अलाउंस के साथ माइनस करना है। डिडक्टेबल अलाउंस में आपका आता है पहले ज़कात। वर्कर्स वेलफेयर फंड को छोड़े, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बस आपने सिर्फ ज़कात के ऊपर फोकस करना है और एजुकेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर फोकस करना है। ये आपके क्या है, डिडक्टेबल अलाउंसेस है। क्या है ये? वो वाले अखराजात है जो स्टेट आपको रिकॉग्नाइज करता है कि दैट यू आर अबाइडिंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यू आर एन एसेट फॉर द स्टेट। यू आर प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग सच जनरेशन दैट हैज द एक्सपोजर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसको एजुकेशन की एक्सपोजर है। ठीक है, ये वाले अखराजात के ऊपर आपको एफपीआर वाले जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है आपको रिलीफ देता है। आपके टोटल इनकम जब कम होंगे तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, और जब टैक्सेबल इनकम कम होगा फिर क्या होगा? टैक्स लगेगा ही नहीं हो सकता है, या तो टैक्स लगेगा, या अगर 6 लाख से कम हुआ तो फिर तो टैक्स लगेगा ही नहीं, या 6 लाख और 6 लाख के ऊपर भी टैक्स नहीं है। तो इसकी मैं अभी यहां तक क्लियर है कि टैक्सेबल इनकम क्या है, कि हमने टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। फिर हमने ये जाना कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं। वो आपके टैक्सेबल इनकम को इनडायरेक्टली एक तरह से रिड्यूस करते हैं, टोटल इनकम में से माइनस होकर। अब हम वापस आते हैं टेबल की तरफ। अच्छा, 25 लाख है, 25 लाख के ऊपर हमने 5 लाख डाल दिए, टोटल इनकम आपका है 30 लाख। 30 लाख का है ना, ये क्लियर हो गया। फिर हमने ये क्या लिखा है थर्ड पॉइंट पे? डिडक्टेबल अलाउंस, जक़ात। ठीक है, ये आपका 1 लाख रुपया इधर गया, और हमने पहले ही कहा था कि 5 लाख तो लॉ ने खुद कहा वो तो भाई एग्जेम्प्ट है, टोटल इनकम में डालो, लेकिन जब टैक्स लगाओगे वो क्या है? तो लॉ प्रिज्यूम्स दैट इट इज एग्जेम्प्ट। लॉ खुद कहता है, मैं नहीं कहता, लॉ कहता है। तो पीछे क्या बचा फिर? 25 में से 24 बचा ना, और 24 क्या हो गया? टैक्सेबल इनकम हो गया, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसको हम कहते हैं द आर्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। ठीक है, ये आपको पोर्टल खुद करके देगा। जब आप पोर्टल पे जाएंगे, कल मैं आपको एक्सपोजर दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंप्यूटेशन कैसे होगी इफ यू आर गोइंग टू एडवांस टैक्स लिटिगेशन। अगर रिटर्न की हद तक है वो आप कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें एक्सपोजर नहीं दे रहे पोर्टल का, लेकिन जब तक आपको थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे इसको। चले यहाँ तक, होपफुली, आई होप सो इट्स क्लियर। यहाँ पे भी द लेसर द टैक्सेबल इनकम इज लेसर द रेट ऑफ टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स के ऊपर बात आ गई फिर से। रेट ऑफ टैक्स क्या है? रेट ऑफ टैक्स, ये आपका पेज 478 फॉर द रेफरेंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2025, जो 2000 जो फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंड हुई थी टैक्स या 2025 को रेगुलेट करने के लिए, वो मैंने टेबल कॉपी किया है। ठीक है, इसमें ये लिखा है, रेट ऑफ टैक्स को मैं अंडरस्टैंड करवाता हूं आपको कि वो इशू नहीं। सब्जेक्ट टू द क्लॉज 2, the rates of tax imposed on income of every individual and association of person except a salaried individual shall be। अभी क्लॉज 1 है सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। As per the interpretation of statute, when the word subject to means that law will prevail over this, so we will go to clause 2 first। ठीक है, हम सबसे पहले जाएंगे क्लॉज 2 के ऊपर। क्लॉज 2 क्या कहता है? Where the income of an individual chargeable under the head salary exceeds 75% of his taxable income, the rates of tax, ये वाला टेबल फॉलो किया जाएगा। क्लॉज 2 वाला माना ये है, क्लॉज 2 ये कहता है कि एक बंदा है, उसकी इनकम आ रही है सैलरी से भी, बिजनेस से भी, तमाम हेड्स ऑफ इनकम से आ रही है, लेकिन उसकी सैलरी से जो इनकम आ रही है वो 75% या उससे ज़्यादा टैक्सेबल इनकम को कवर कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं बिजनेस भी करता हूं और मेरी सैलरी भी है, 6 लाख मुझे सैलरी से आ रहे हैं एंड 1 लाख फ्रॉम बिजनेस, मेरा 6 लाख से ज्यादा हुआ ना अमाउंट, मैं टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में आ गया, मेरे ऊपर टैक्स तो इंपोज होगा। अब कौन सा टेबल लगेगा? क्लास 2 ये कहता है कि आपकी सैलरी से 75% या उससे ज्यादा टोटल टैक्सेबल इनकम में आ रही है, तो आपके ऊपर लगेगा टेबल 2, क्लास 2 वाला। अब ये दो टेबल क्यों बने? एक्सेप्ट फॉर द सैलरीड एंड एओपी, बाकी तमाम हेड्स ऑफ इनकम के लिए जो रेट, टैक्स का रेट है वो ज्यादा होगा। सैलरीड लोगों के लिए क्यों कम किया है? क्योंकि उनकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो उसी पे गुजारा करते हैं, उनका टेबल इसीलिए उनका रेट कम रखा है। अब वो मैं
आपको दिखाता हूँ। वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, तो क्या है रेट ऑफ टैक्स? अगर 6 लाख से एक्सीड करता है, अब ये 6 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, ये 6 लाख को आप खत्म करें, उससे ज्यादा जो एक्सीड्स, ठीक है, मतलब 6 लाख, 6 लाख 10 हजार, उस 10 हजार के ऊपर ये 5% लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली इट्स 500, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें एक होता है वेरिएबल टैक्स, एक होता है फिक्स टैक्स, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब सेकंड टेबल को तो हमने कवर कर लिया कि 6 लाख के ऊपर जो ज्यादा अमाउंट है 12 लाख की लिमिट तक, उसके ऊपर लगेगा 5%। मतलब 6 लाख से 12 लाख की लिमिट तक, अगर लेट से मैं कहता हूँ मैंने 9 लाख कमाए, वो 6 लाख को साइड पे कर दो, वो 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगे 12 लाख की लिमिट तक। अगर 12 लाख की लिमिट वो एक्सीड कर जाए, 12 लाख की लिमिट वो एक्सीड कर जाए, ये फिक्स टैक्स है। ये 30 हजार आपके पिछले टेबल को कवर कर रहा है। आप मेरी बात देख कर रहे हैं? ये 30 हजार आपके पिछले इस वाली ख्वारी से आपको बचा रहा है कि आपने 5% इसका 6 लाख से 12 लाख अलग निकालना है, फिर आपने ये वाली ख्वारी अलग से 15% का अलग से लगाना नहीं। वो क्या कह रहा है कि 5% में जो 6 लाख से 12 लाख तक है, वो मतलब मैक्सिमम जब 12 लाख को क्रॉस करेगा, ये आपका फिक्स टैक्स इधर आ गया। ये जमा 15% किसका, जो 12 लाख से एक्सीड करता है 22 तक, लेकिन 22 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल और फिक्स टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? एक फिक्स टैक्स है जो कि आपको 30 हजार क्वांटिटेटिव अमाउंट में लिखी होती है टेबल में, एक आपका आता है वेरिएबल टैक्स जो परसेंटेज के हिसाब से शुमार होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये सैलरीड का था। सैलरीड का कब होता है? जब आपका टोटल हेड ऑफ जितने भी इनकम है उसमें सैलरी का परसेंट क्या हो, 75% से ज्यादा। टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम नहीं, टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है। अब क्लास 1 की तरफ वापस आते हैं। क्लास 1 इसका बिल्कुल उलट है, मुतजाद है। वो किस तरह? क्लास 1 ये कहता है कि 75% आपका बिजनेस में आ रहा है। मैं अब वो मिसाल मैंने जो दी उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ। मैं बिजनेस से 6 लाख कमाता हूँ, सैलरी से 1 लाख, मैं टैक्स दूंगा? ऑब्वियसली दूंगा ना, 6 लाख से ज्यादा अमाउंट आ गई। लेकिन सैलरी के ऊपर 1 लाख है, तो वो 75% तो नहीं बनना ना टैक्सेबल इनकम का, नहीं बनना ना, तो उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा? बिल्कुल दूंगा। किस टेबल के तहत दूंगा, ये सवाल है। क्लियर है सबको? और ये क्यों ज्यादा है भाई? रूल ऑफ लॉ है, नो वन इज अबव द लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द। ये सर आप बिजनेस में ज्यादा रेट ले रहे हैं और सैलरी में कम। लॉ मींस इक्विटी, सबको इक्वल रखना है एज पर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। बिजनेस वाला ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। आपकी सैलरी एक फिक्स रेशियो में जा रही है, उसी के अंदर आपने एक्सपेंडिचर करने थे। बिजनेस का अप एंड डाउन होता है, इसीलिए इसके ऊपर बिजनेस से हट के बाकी जो है सोर्स ऑफ इनकम है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट नहीं होती, तो इसीलिए इनका रेट ज्यादा रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं 6 लाख के ऊपर, वही वाली बात है, इधर टैक्स 0 है, उधर 5% था, इधर कितना है 15% ऑफ अबव 600K, 6 लाख से ऊपर। फिर वो ये क्या है, फिक्स टैक्स, गुड। और ये क्या है, वेरिएबल टैक्स। ये फिक्स टैक्स के ऊपर लगेगा, ये पिछले का 6 लाख से 12 लाख तक का हेडेक उसने खत्म कर दिया कि आपको ज्यादा काम ना करना पड़े, लॉ ने आपके लिए आसानी कर दी। बाकी ये 20% किसके ऊपर अप्लाई होगा, जो एक्सीड करता है 12 लाख से और लिमिट रहता है। आसान है या मुश्किल है? क्लियर है सबको सर? बोर तो नहीं हुए? ये रिफ्रेशमेंट है, इससे बेहतरीन रिफ्रेशमेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आई आई गारंटी यू दिस, आपके फ्यूचर लाइफ, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपके मेथड ऑफ कलेक्शन टैक्स किस तरह है, मतलब वो कौन से मेथड्स है जिससे आप टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिंपली दो रखे हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक आपका आता है विदहोल्डिंग टैक्स। क्या आता है? एज द वर्ड इट सेल्फ स्टेट्स, विदहोल्डिंग टैक्स आपका है कि जो आपका पैसा जेब में आने से पहले रोक दिया जाता है, उसके ऊपर टैक्स काट के आपको बेच देते हैं। कभी ये लफ्ज सुना है विदहोल्डिंग का? विदहोल्डिंग, तो वर्ड इट सेल्फ सेज के विदहोल्ड करके आपको पैसे भिजवा दिए।
इसकी मैं मिसाल बाद में दूंगा, पहले इसको एडवांस टैक्स के साथ थोड़ा कंपेयर करते हैं। अब एडवांस टैक्स क्या है? विदहोल्डिंग टैक्स को डिडक्शन ऑफ टैक्स भी कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव नेम है क्या? डिडक्शन ऑफ टैक्स। एडवांस टैक्स क्या है? कि पैसा जेब में आया और आपने खर्च कर दिए, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। एक आपके जेब में आने से पहले टैक्स आपसे हुकूमत ले लेती है, एक आपके जेब में आने के बाद आप किसी और को पे करते हैं, उसके ऊपर आप टैक्स दे देते हैं। ये दो मुख्तलिफ है। विदहोल्डिंग कैश इन के ऊपर होता है कि आपके जेब में पैसा आया, आपकी जेब में पैसा आया और उससे पहले टैक्स काट दिया, कैश इन। और एडवांस होता है कैश आउट के ऊपर। विदहोल्डिंग एट सोर्स होता है, एडवांस टैक्स एट एक्सपेंस। आपको ये चीजें क्लियर हो रही है? एडवांस टैक्स को कलेक्शन ऑफ टैक्स भी कहते हैं, आगे वाला कलेक्ट कर रहा है आपसे। विदहोल्डिंग में आपकी एक एक्स्ट्रा पार्टी होती है, उसको कहते हैं विदहोल्डिंग एजेंट। क्या कहते हैं? विदहोल्डिंग एजेंट वो है जो आपसे वो विदहोल्डिंग कर रहा है। इसकी मैं मिसाल देता हूं। पहले तो इतना अंडरस्टैंड करें कि विदहोल्डिंग के सूरत में आपका एक विदहोल्डिंग है एजेंट होगा, और आप जो पैसे काट रहे हैं टैक्स की सूरत में विदहोल्डिंग एजेंट, आप क्या होंगे? विदहोल्डी, ट्रांसफर ट्रांसफरी, विदहोल्डिंग एजेंट, विदहोल्डिंग। ठीक है। अब विदहोल्डिंग एजेंट आपसे पैसे काट के आपको जो रकम देगा, आप विदहोल्डी है, वो विदहोल्डिंग एजेंट है। वो पैसे क्यों ले रहा है भाई? वो तो स्टेट नहीं है, वो किस लॉ के तहत पैसे ले रहा है भाई? लॉ खुद कहता है, सेक्शन 149, सैलरी की मिसाल ले लें। मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूं, मुझे 7 लाख रुपए टैक्स ईयर में मिल रहे हैं, ठीक है, टोटल। उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ले से 50,000, 50,000 वो क्या करते हैं? विदहोल्ड कर लेते हैं। तो मेरा टैक्स पीछे जो बनता है वो इसी में एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अगर पोर्टल पे कहे कि आपने 7 लाख के ऊपर इतना टैक्स देना है, तो मैं कहूँगा भाई ये मेरा CPR है, कंप्यूटर पेमेंट रिसीट है, मेरा मेरा ऑलरेडी विदहोल्डिंग हुआ है, ये कंपनी ने काट लिए पैसे। वो जाने और उनका काम जाने, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, मुझसे ऑलरेडी इस पे ये सैलरी की सूरत में सबके साथ है। सैलरी स्लिप किसी ने देखी है मंथली? उसमें इनकम टैक्स लिखा है, क्लियर है आप सबको वो क्या है? उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? 12 के साथ मल्टीप्लाई करके, वो आपका क्या है? विदहोल्डिंग। अब सर आप पूछेंगे कि एडवांस टैक्स क्या है? भाई एडवांस टैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं, प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं, आप उसके ऊपर एक टैक्स होता है 236K का, 236K ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो आप पे करते हैं। अगर आप फाइलर हो, फाइलर मींस कि आप हर साल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आप अपने एसेट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर सब डिक्लेयर करते हैं, तो उसका रेट क्या होता है? कम होता है। फाइलर को एक बेनिफिट गवर्नमेंट देती है कि आप ये टैक्स पेयर है या ये अपने एसेट्स को डिक्लेयर करा है, उसके अगर नॉन फाइलर है उसको 30% टैक्स देना होगा। मिसाल दे रहा हूं, ये हर साल रेट चेंज होता रहता है। अगर फाइलर है तो उसको रेट कम होता है। ये 236 के एडवांस टैक्स है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आप जेब से कैश निकाल के उसको दे रहे हैं, टैक्स की बात कर रहा हूं। वो जो सेलर है जो रिसीव कर रहा है उसने भी टैक्स देना है 236C के तहत। मैं जहांगीर भाई से प्रॉपर्टी खरीदता हूँ इमूवेबल, मैं तो टैक्स दूंगा DC रेट के मुताबिक। सुना होगा DC रेट का वो टैक्स दिया है 3 लाख 4 लाख प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक। मैंने से प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने टैक्स इन्होंने भी देना है, जो 36C के तहत इन्होंने भी टैक्स देना है। अगर हम दोनों फाइलर हुए, हम दोनों का टैक्स कम पड़ेगा। ये क्या है? एडवांस टैक्स। मेरे ख्याल में आप लोग को विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स नहीं समझ आई, नहीं आई। एडवांस टैक्स जो होता है विदहोल्डिंग टैक्स के बिल्कुल ऑपोजिट। एडवांस टैक्स में आपकी जेब में पैसे आने के बाद आप इंटरनेट के पैसे देते हैं, कार्ड कार्ड के पैसे देते हैं, और इसके अलावा जब मतलब आपके जेब में पैसे आएंगे उसके बाद आपसे टैक्स लिया जाएगा। जी, जी, एट एक्सपेंस। दैट्स व्हाई यू यूज द वर्ड एक्सपेंस, कैश आउट के ऊपर। आपके अकाउंटिंग में क्या? परचेज करते हैं उस पर जी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स ये वगैरह हम लोग वो तो फिर सेल्स टैक्स की जुमरे में आएगा। इनकम टैक्स में सिर्फ वो मिसाल ठीक है, लेकिन वो अलग लॉ का सब्जेक्ट है। लेकिन बात वही है कि आपके जेब में पैसा आने के बाद जब आप खर्च करते हैं एक्सपेंस, उसके ऊपर आपका एडवांस टैक्स होता है। इंटरनेट का बिल आप पे करते हैं उसके ऊपर, प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं उसके ऊपर,
ये 236 में सारे उसमें गिवन है, मोस्ट ऑफ देम आर ओमिटेड, लेकिन स्टिल सम ऑफ देम आर अवेलेबल। ठीक है, इसको मैं मजीद क्लैरिफाई करूंगा, डोंट वरी। सैलरी की मिसाल तो मैंने आपको दे दी है, सेक्शन 149। ठीक है, अब आते हैं डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या है, किसी को आइडिया है? और शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है उनके शेयर के ऊपर, जो प्रॉफिट हुआ होता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो प्रॉफिट होता है, तो शेयर होल्डर को जो डायरेक्टर डिक्लेयर करता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, कि आपका इतना प्रॉफिट है, और वो जो प्रॉफिट उनको पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। एग्जैक्टली कि आपके आसान अल्फाज में कंपनी आपको, जब आप कंपनी का शेयर खरीदते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के बाद प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस में शेयर्स होते हैं, कंपनी का बताते हैं कि इतना उनका मुनाफा है, ताकि वो ऑडियंस को कैच कर सके। फिर वो आपको शेयर बेचते हैं, और शेयर आप खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं उस लिमिट तक। उस लिमिट की हद तक आप जब जिम्मेदार हो जाते हैं या हिस्सेदार हो जाते हैं, तो आपको उस सर्टेन लिमिट के ऊपर एक प्रॉफिट मिलता है एनुअली। वो प्रॉफिट क्या है? डिविडेंड। लेकिन वो प्रॉफिट मिलने से पहले कंपनी वाले आपसे पैसे काट के देंगे। वो जिम्मेदार है, वो विदहोल्डिंग एजेंट है। वो विदहोल्डिंग एजेंट उस पैसे को काट के क्या करेगा? हुकूमत को देगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो आएगा डायरेक्ट। वो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो ना करे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे भी मैं आता हूं। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेप्थ, कुछ लोग इसको इंटरेस्ट कह लें, सूद कह लें, वो अलग टॉपिक है। लेकिन प्रॉफिट ऑन डेप्ट आपका ये है, मेरे पास 15-16 लाख है, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं इसका। मैं जाके बैंक अकाउंट खोलता हूं, उनको कहता हूं यार ये मेरे रख लो आप बैंक में, ये मैं मेंटेन रखूंगा ये बैलेंस, इसके आवाज मुझे बस 10,000 मंथली दे देना, साल का 1 लाख मेरा प्रॉफिट निकलेगा। वो अमाउंट उधर मैंने मेंटेन रखनी है। वो जो अमाउंट वो मुझे देंगे, आजकल जो रेट है फाइलर का है 15%, 15% टैक्स काट के वो फिर मुझे देंगे टोटल प्रॉफिट में से। अगर नॉन फाइलर है 30%, 30% टैक्स काट के फिर वो मुझे उसका प्रॉफिट देंगे। आपको ये बात क्लियर है? लोग किस लिए फाइलर बनने, कि प्रॉपर्टी के ऊपर कम टैक्स देना पड़े, प्रॉफिट ऑन डेप्ट के ऊपर कम टैक्स देना पड़े, ये फाइलर का कॉन्सेप्ट है, लोग इसलिए फाइलर बनते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया एडवांस टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, वो तो आप सबको क्लियर है। 236 के का मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, 236 सी का भी मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया, 236 वाया आई गेस इट्स ऑन क्रेडिट कार्ड, और ये सारी चीज़ें जो आपके विड्रॉ करते हैं पैसे या फ़ौरन अगर आते हैं उसके ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मज़ीद 236 के एंड सी का, कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट हुई हो रिलेटिव की तरफ से, तो उसके ऊपर 236 के एंड सी नहीं है। अगर नॉन रिलेटिव है उसके ऊपर है। इसी तरह इनहेरिटेंस के थ्रू आई है उसके ऊपर भी नहीं है, लेकिन सेल परचेज का नेचर है उसका, उसके ऊपर भी है। 85 सेक्शन 85 को आप रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं, जो मतलब फैमिली की गिफ्ट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्लोज फैमिली, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, हम गिफ्ट देते रहते हैं फैमिली वगैरह को। तो ये टेबल मैंने बना लिया, आप इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विदहोल्डिंग एजेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ पेमेंट ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स। हमारा विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? जो जिम्मेदार है हमारा जो टैक्स उसने कलेक्ट किया है वो किसको पहुंचाना? स्टेट को। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ही विदहोल्डिंग एजेंट का होता है। 161 के तहत विदहोल्डिंग एजेंट अगर वो पैसा कलेक्ट करके फेल हो जाता है, जमा कराने के लिए फेल हो जाता है, तो उसके ऊपर वो लायबल होगा, वो पर्सनली उस पैसों के लिए। वो कौन पे करेगा? मिसाल के तौर पे मैं विदहोल्डिंग एजेंट हूँ, जहांगीर भाई मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने इनको सैलरी दे दी, लेकिन मैंने वो पैसा डिडक्ट किया विदहोल्डिंग एजेंट की सूरत में, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो कौन जिम्मेदार होगा? मुझे वो पे करना होगा, इनको नहीं। वाइकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉल्स ऑन मी। ठीक है, और उसके ऊपर एक डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, बिल्कुल उसी तरह है कि मैंने इनको लोन दिया 1 लाख का, मैंने कहा 1 साल बाद दे देना, ये 10 साल बाद मुझे देते हैं, 10 साल बाद मुझे देते हैं, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू तो गिर गई, 10 साल बाद तो 1 लाख रुपए 100 रुपए जैसा होगा, मिसाल है इन्फ्लेशन की वजह से, तो मैं इनसे ज्यादा अमाउंट लूंगा। इसी तरह स्टेट ये कहता है डिफॉल्ट सरचार्ज, अगर आप टैक्स टाइम पे जमा नहीं करवाएंगे ड्यू डेट पे, विदहोल्डिंग एजेंट के ऊपर वो कहता है अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट है, आपने टाइम से टैक्स नहीं जमा करवाया, आपको मैंने तारीख दी 30 सितंबर की 2025 की,
आपने नहीं जमा करवाया, तो फिर उस दिन से लेके जितना आप लेट करेंगे उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज का एक परसेंटेज लगेगा, जो कि इधर डिफाइन है, लॉ में मुख्तलिफ है, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इसी तरह पेनल्टी होती है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज आपके लेट पेमेंट के ऊपर एक इंटरेस्ट के तौर पे बढ़ता है। पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी एक तरह का जुर्माना है जो आपको सज़ा दे रहे हैं या रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपने वायलेशन ऑफ लॉ की है। उसमें मंजीरिया का कॉन्सेप्ट लाजमी नहीं है कि बदनीयती हो या ना हो या ना हो, मसला नहीं हो, उनका हेडक नहीं है। आपने लॉ की वायलेशन की, स्टेट ने अपने रिट को कायम करने के लिए, एफबीआर ने अपने रिट को कायम करने के लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगानी है, क्योंकि आपने वायलेशन की है किसकी? लॉ। और जो लॉ को वायलेट करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको फेस करने, अदरवाइज लॉ विल फेल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम आते हैं हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर। बोर तो नहीं हो रहे? हेड्स ऑफ इनकम के ऊपर सबसे पहले आपका आता है सैलरी। अब हम इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सैलरी कब होती है, किस तरह का नेचर और कॉन्ट्रैक्ट हो कि सैलरी को उसमें कंसिडर किया जाए। पुराने ज़मानों में एक कहावत है कि मतलब मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, एक होगा मास्टर एम्प्लॉयर, एक होगा सर्वेंट एम्प्लॉय। वही उसी को उठा के इधर लिए हैं, बस वो नाम बदल दिया है। एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, इधर से उठो, इधर बैठो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। ये क्या है? सैलरी है। अगर आपको फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो रहा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखा होगा आपने, अक्सर लोग आपके पास आते हैं, वकील साहब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये चीज़ें लिखी है, क्या ये ठीक है, मैं इधर जॉब कर सकता हूँ? तो के पास अक्सर लोग आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लेके, तो उधर भी लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना इधर लाजमी है। इन लॉ की जुबान में सेक्शन 2 क्लॉज 20 को देखें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, या एम्प्लॉयर का, ये अगर सेक्शन 2 क्लॉज 21 देखें, ये दोनों डिफाइन है। एम्प्लॉय कौन है? एनी इंडिविजुअल इंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और एम्प्लॉयर कौन है? एनी पर्सन हु इंगेजेस एंड रिम्यूनरेट्स, पैसा भी दे रहा है, उससे काम करवा रहा है। और एम्प्लॉय कौन है? जो काम कर रहा है। मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन आ गया इधर, मीनिंग देयर बाय एम्प्लॉयमेंट रिलेशन इज देयर। और जब एम्प्लॉयमेंट रिलेशन होगा तो क्या होगा? वो एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, ये लॉ खुद कह रहा है। 2 क्लॉज 22 में लॉ कहता है डायरेक्टरशिप। डायरेक्टर कौन होता है? कंपनी के डायरेक्टर्स को नॉमिनेट किया जाता है ना, वो आपके एम्प्लॉयर, सब्जेक्ट टू द फैक्ट वो मैनेज कर रहे हो कंपनी को होली, या मतलब वो मीटिंग्स पे आते हो, उनके ऊपर एक जिम्मेदार नॉमिनेट किया गया हो, तो वो आपके हैं एम्प्लॉय। उनको एक रेम्यूनरेशन फी मिलती है, वो सैलरी का हिस्सा है। वो मीटिंग पे आते हैं, फिक्स सैलरी उनको मिले भी ना या ना मिले, मीटिंग पे आते हैं, उनको 1 लाख दिया गया, वो सैलरी, ये लॉ कहता है। इसी तरह आपका जो एक ऐसा प्राइवेट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो आपको मतलब फिक्स सैलरी नहीं दे रहे, वो आपको असर्टेनेबल सैलरी दे रहे हैं, मतलब जो काउंट किया जा सके कि यार 80 से लेके 1 लाख 10 तक, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो भी सैलरी है। और थर्ड तो वो है कि होल्डिंग, कि कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर, वो तो डेफिनेटली आपकी सैलरी है। गवर्नमेंटल सर्वेंट है, मिलिट्री में है, या पुलिस में है, ये सारे महकमे इसमें कवर अप हो जाते हैं। तो सैलरी में ये 3 लोग इंक्लूड है, मोस्टली ये सबको ही कवर कर दिया लॉ ने। लॉ ने इस तरह अपने वर्डिंग्स को बनाना है कि कोई इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। अब हम ये देखते हैं कि सैलरी हम कब प्रिज्यूम करते हैं कि हमें मिली सैलरी। इन मेथड ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग अकाउंटिंग खैर नहीं कह सकते, ये रिसीप्ट ऑफ इनकम, मतलब जब आपको रिसीव होगी तभी सैलरी काउंट की जाएगी। वो किस तरह? एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। सबसे पहले क्या है? मेरे जेब में पैसा आ गया तो वो सैलरी है, ठीक है, वो मेरा इनकम बन गया है, वो मेरी अर्निंग हो गई है। एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा दे दिया, पोजीशन दे दी पैसे की, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। संगीन भाई मेरे एम्प्लॉयर हैं, मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने संगीन भाई को कहा कि ये जो है ना, आप पैसा ऐसा करें, मुझे ना दे, मेरा जहांगीर भाई के ऊपर लोन है, उनको दे दे डायरेक्ट, मेरा हेडेक खत्म हो जाएगा। 2 दफा ट्रांजेक्शन करने से अच्छा है कि दफा में जान छुड़ा लूंगा। तो वो भी आपका सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, वो भी आपका है। एक तरह से लॉ कहता है
इनकम है, क्योंकि मेरे इंस्ट्रक्शन पे मेरे एम्प्लॉयर ने थर्ड पार्टी को पैसे दिए। मेड अवेलेबल, चेक आ गया मेरे पास, मैं खुद नखरे कर रहा हूँ भाई, मैं नहीं उठा रहा, विड्रॉ नहीं कर रहा। लॉ कहता है वो आपका हेडेक है भाई, आप कैश लेते हो नहीं लेते हो, आपको सैलरी मिल गई, हम आपसे टैक्स लेंगे, टैक्स से आप नहीं बच सकते। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो आपके रिसीप्ट ऑफ इनकम को क्लियर करते हैं कि सैलरी किन किन सूरतों में इनकम तस्वुर की जाएगी। मोस्टली इनमें सारी सूरतें कवर कर ली गई है ताकि फिर से लॉ को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ये इंडिकेशन टेस्ट कह लें इसको, जो भी कह लें, कि मास्टर सर्वेंट रिलेशन है तो यस इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। फिक्स्ड है या सर्टेनेबल है, यस इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी, ठीक है। डिक्टेट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके एक्टिविटीज़ को, उसको बता रहा है क्या करना है, वो भी पार्ट ऑफ सैलरी। पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, वो भी पार्ट ऑफ सैलरी। तो मोस्टली अगर मतलब अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, सैलरी में सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर आप सेक्शन 12 में जाएंगे ना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, वहां पे सैलरी को इस तरह डिफाइन किया गया है कि सैलरी इंक्लूड्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के तहत जब इंक्लूड्स का लफ्ज आता है वो एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन होती है, मीनिंग देयर बाय उस स्टैट्यूट में उस सेक्शन में जो लिखा है वही वर्डिंग होगी, उससे अलावा लॉ में अगर कहीं कुछ और लिखा है उससे गर्ज नहीं है उसको। और एक होता है मीन्स, मीन्स में फिर ये होता है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन है, अगर लॉ में कुछ और लिखा है उसको भी कंसिडर करो, ये भी है, वो उसको क्या कहते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, कि मजीद गुंजाइश है और इंटरप्रिटेशन करने की इसमें। एक एक्सक्लूसिव में क्या है कि इंक्लूड्स, बस बात इधर ही पे इस सेक्शन की हद तक ही खत्म करो, आगे इसकी मजीद दिमाग नहीं खाना, यही तक बात होगी। अब सैलरी इंक्लूड्स में क्या क्या आता है, वेजेस, वेजेस आपके बाहर मुल्कों में ये पर आवर सिस्टम है, पर आवर वो काम करते हैं, पर वीक वो काम करते हैं, उनको वेजेस मिलता है। सैलरी तो वो फिर मंथ के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट मिलती है या आगे पीछे, वेजेस को भी वो कहते हैं वो सैलरी है। मैं एम्प्लॉयर जहांगीर भाई के साथ काम कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉय, वो मुझे पर आवर पैसे दे रहे हैं, तो वो क्या है, सैलरी। लीव पे मैं छुट्टियां करता हूँ, मुझे अलाउ किया गया है 30 दिन का साल में, वो 1 महीने मैंने छुट्टियां कर ली, फिर भी मुझे सैलरी मिल गई, वो क्या है, सैलरी है, ठीक है। पेमेंट इन लीव ऑफ लीव, मैंने लीव नहीं ली, मैं अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मैंने वो छुट्टियां नहीं की, मुझे उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो छुट्टियां ना करने की, वो भी सैलरी है, ठीक है। ओवर टाइम पेमेंट, मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मैं और मेहनत कश बनना चाहता हूँ, मैं और ख्वारी करता हूँ, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगाता हूँ और एक्स्ट्रा टाइम के मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो क्या है, ईद आ गया, ठीक है, या कोई और ऐसा सेक्रेट फेस्टिवल फॉर अदर माइनॉरिटीज, उसके ऊपर मुझे कोई बोनस मिला, या मैं एक एफिशिएंट और इफेक्टिव बंदा हूँ, काम सही तरीके से कर रहा हूँ, उसके ऊपर जहांगीर भाई ने मुझे ज्यादा बोनस दे दिया, तो वो क्या है, तो आपकी बोनस में वो भी सैलरी है। कमीशन है, मैं प्रमोशन करता हूँ किसी कंपनी के लिए, सैलरी तो मिल रही है, क्लाइंट्स ला रहा हूँ, उसके ऊपर परसेंटेज रखिए कि 10% आपका है इस क्लाइंट में, 1 लाख मिल रहा है, 10,000 आपका है, वो भी क्या है, सैलरी है। फीस होगी जो डायरेक्टर्स लेते हैं मीटिंग के, वो भी मैंने पीछे कवर किया था डायरेक्टर्स का। ग्रेट्युटी, ये आपको कब मिलती है, पेंशन फंड को छोड़े, ये ग्रेट्युटी फंड अलग से, ये आपको तब मिलती है जब आप किसी एम्प्लॉयर के साथ 10-20 साल काम करने के बाद वो एक ग्रेटिट्यूड या अप्रिसिएशन देने के लिए एक रकम देते हैं, वो क्या है, सैलरी का पार्ट है। अगर अप्रूव्ड हो उसके ऊपर एग्जेम्प्ट है, अगर अप्रूव ना हो वो ग्रेट्युटी, वो अनअप्रूव्ड फॉर्म में हो, खैर ये फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बहरहाल इस हद तक याद रखें वो भी सैलरी का हिस्सा है, और वो जब सैलरी का हिस्सा है वो फिर क्या है, टैक्सेबल। वर्क कंडीशंस है, एक डॉक्टर को तो सैलरी भी मिलती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वो किसी कुल्लू में जाके या किसी मतलब बैकवर्ड इलाके में जाके ख्वारी से काम कर रहा है घर से दूर, तो उसको वर्क कंडीशन, या पुलिस अफसर खतरे, हाँ, रिस्की इन्वायरमेंट में काम करना, कोल माइंस में काम करना, वो एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं वो भी क्या है, सैलरी का हिस्सा है। अब जनरल रूल याद रखें, मैं इस जनरल रूल के तहत चलता हूँ, ये जो अगर आप याद रखेंगे आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि सैलरी क्या है और सैलरी क्या नहीं। आपको ये चीज़ों के अलावा एक्स्ट्रा और कुछ भी मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो मैं बताता हूँ। एक होता है आपका अलाउंस, अलाउंस क्या है, कैश की फॉर्म में, कैश की फॉर्म में आपको अलाउंस मिलता है, उसमें मेडिकल अलाउंस आता है, रेंट अलाउंस आता है, वो मैं बारी बारी आपको समझा दूंगा, वो भी आपका सैलरी का हिस्सा है, सब्जेक्ट टू द फैक्ट वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए हो,
आपके पर्सनल बेनिफिट हो। अगर वो ड्यूटी कोर्स के लिए आपको दिया जा रहा है फिर वो सैलरी है। आप ड्यूटी के लिए कर रहे हैं ना। मुझे इस कंपनी ने एम्प्लॉय रखा है, कहते हैं जाके कोयटा में इसकी प्रमोशन करो। मैं कहता हूँ सर वो पैसे दे दे, मैं टिकट करा दूँ। वो टिकट के पैसे जब वो दे रहे हैं, मैं तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए थोड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। वो सैलरी का हिस्सा बनेंगे क्या? अगर उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा, ये तो मेरे साथ जुल्म है। वो तो आपने रिपोर्ट करना होता है, और वो अगर रिपोर्ट हो जाए तो। इसके अलावा प्रिक्विजिट होते हैं। नॉन कैश फॉर्म में आपको गिफ्ट दिया जाता है। जहांगीर भाई अच्छे एम्प्लॉय हैं, कंपनी उनसे खुश हो जाती है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनको एक्स्ट्रा एक गाड़ी दे देते हैं, उनको एक घर दे देते हैं गिफ्ट की एम्प्लॉयर की तरफ से, उनको खुश रखने के लिए। कोई अल्टरनेटिव कंपनी कंपटीशन में इनको चुराना चाहते हैं एज अ एम्प्लॉयर, तो वो कंपनी चाहती है कि ये हमारे एम्प्लॉय रहे, इनको वो गाड़ी गिफ्ट कर देते हैं, खुश रखते हैं उनको। वो भी आपका सैलरी का हिस्सा है फेयर मार्केट वैल्यू के तहत। लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है, एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा आखिर में। लेकिन ये नहीं है कि पूरी फेयर मार्केट वैल्यू के तहत वो गाड़ी 10 लाख की है तो 10 लाख भी सैलरी का हिस्सा होगा, इस तरह नहीं है। वो एक कुछ अमाउंट ऑफ परसेंटेज होती है। जिस तरह मैंने एग्जाम्प्ट इनकम में आपको बताया था, कंटिजेंट होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उसको फिल करना होता है। ऐसा नहीं कि तमाम वैल्यू उठा के वो प्रिक्विजिट में इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये आप जब सेक्शन ऑफ लॉ को पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें क्लियर होगी। मैं आपको एक बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ इस वक्त, ठीक है। अलाउंसेस में क्या क्या आ सकते हैं उसको देखते हैं। प्रिक्विजिट मैंने आपको बता दिया ना, घर गाड़ी ये सब कुछ। अलाउंसेस कैश की फॉर्म में आपको क्या क्या मिल सकते हैं। इन्फ्लेशन है भाई, लिविंग कॉस्ट पे कुछ एम्प्लॉयर ने रहम खा के पैसे दे दिए कि यार इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है, चलो कुछ पैसे देते हैं सैलरी के साथ एक्स्ट्रा, वो आपका सैलरी का हिस्सा है। सब्सिस्टेंस से मुराद ये है कि आप दूर इलाके में एम्प्लॉयर के ब्याह पे गए, उधर वो मतलब हाँ, होटल का खर्चा और ये वो थोड़ा अमाउंट देते हैं, वो भी सैलरी का हिस्सा है। खा कौन रहा है, होटल में रेस्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, आप पर्सनली बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं ना, वो आपके सैलरी का हिस्सा है। रेंट है, हाउस रेंट है, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे पैसे दे रहा है, हाउस का रेंट, किराया, मालिक मकान को, वो आपकी सैलरी में आएगा। अगर 50,000 दे रहा है और किराया है 1 लाख का, 50 एम्प्लॉयर दे रहा है, 50 एम्प्लॉय दे रहा है, तो वो जो 50 एम्प्लॉयर दे रहा है वो क्या होगा? वो भी सैलरी का हिस्सा होगा, ठीक है। यूटिलिटीज में आपका बिजली गैस ये सब कुछ आ जाता है, पानी, ठीक है। एजुकेशनल अलाउंस, आपके जो एम्प्लॉय के बच्चे हैं, एम्प्लॉयर वो ट्यूशन फीस उसकी अदा कर रहा है, वो भी सैलरी, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, सिनेमा में मूवी देखने गए भाई, कोई इवेंट पे गए, कई जगह की टिकट करवाई, बाहर घूमने गए किसी आउटवर्ड कंट्री में, वो भी आपका सैलरी का हिस्सा है, क्योंकि आप पर्सनली बेनिफिट उठा रहे हैं, आप पर्सनली इंजॉय करें ना। हाँ, अगर कंपनी पे ब्याह पे जाते हैं वो अलग मरहला है, वो आप ड्यूटी कोर्स में जा रहे हैं, वो फिर सैलरी का हिस्सा नहीं है। हम्म, वर्क ट्रिप में भी तो ड्यूटी कोर्स में जा रहे हैं ना। नेचर देखा जाता है कि अगर आप काम के लिए जा रहे हैं तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं है। ड्यूटी कोर्स में अगर आप ऐसी ट्रिप पे जा रहे हैं फिर तो आपकी पर्सनल इंजॉयमेंट है। ये ट्रैवल आपको मैंने पहले ही मिसाल दे दी, ट्रैवल कन्वीनियंस की। केस एग्जाम्पल पे आते हैं। एक मैं छोटा सा एक सेक्शन ही ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से प्रिक्विजिट मिली है गाड़ी की, गाड़ी थी एम्प्लॉयर की तरफ से मिली एम्प्लॉय को। अब अगर वो सैलरी को किस तरह ट्रीट किया जाएगा, किस किस परसेंटेज की हद तक वो सैलरी होगी। अगर पार्शली पर्सनली यूज हो और पार्शली फॉर ड्यूटी तो कितना होगा? 5%। 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। उस गाड़ी की रेट क्या है मार्केट, फेयर मार्केट वैल्यू किसको कहते हैं? कि एक चीज की कीमत 200 रुपए, आलू की केजी कीमत मार्केट में कितनी 200 की है, और एक बंदा बेच रहा है 10,000 की, वो रिजनेबल है? नहीं है ना। फेयर मार्केट वैल्यू में सब उसी रेट को लेके चलेंगे ना, हर किसी ने सरवाइव करना है। तो गाड़ी की कीमत 10 लाख है तो वो 5% उसका सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अगर पार्शल यूज हो तो 5%, पार्शल अपने जाती मुफाद के लिए, पार्शल ड्यूटी के लिए। अगर होली आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए फिर उसका 10%। उस फेयर मार्केट वैल्यू का लाख रुपए में 10% निकाल, 10,000 तकरीबन बनता है, वो आपकी सैलरी का हिस्सा हो जाएगा, वो गाड़ी की गिफ्ट की सूरत। क्लियर है यहाँ तक?
मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, या आप लोगों ने मज़ीद पढ़ना यस है? सर। वोटिंग हो जाए इसके ऊपर। Q&A भाई ऑनलाइन सारे कह रहे हैं पढ़ना है। और सर आज के लिए इतना काफी है सर। ठीक है, कल मैं आपको थोड़ा बिजनेस का समझा दूंगा एंड मज़ीद कुछ और फिर पोर्टल का आपको एक्सपोजर दूंगा। असल काम हमारा है पोर्टल के साथ, जब आपको रिटर्न फाइल करना आता होगा। जी जी, भाई आपके लिए बना है। ठीक है मैडम, क्वेश्चन आंसर सेशन शैल वी कंडक्ट, और वो बाकी टीम को बुला के फिर चलें उनको कॉल कर लें उनको। अभी हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स आएंगे जो उनके साथ आप क्वेश्चन आंसर का सेशन कर सकते हैं। मेरे आज तक कोई क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेट करता हो ऑनलाइन हजरात को मैं पहले अपॉर्चुनिटी दूंगा, क्योंकि वो हमसे दूर है। हाँ, वो डिस्क्रिमिनेशन ना आ जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, मैं खालिद बात कर रहा हूँ। जी सर जी। ये जो बैंक प्रॉफिट होता है वो किस हेड में लेंगे आप? ये जो 5 हेड बताए इसमें से किस हेड में आता है बैंक प्रॉफिट्स जो होते हैं? सर ये आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से आ गया। जी सर। ठीक अच्छा है सर, सर, क्लियर है? जी सर, ये ठीक हो गया। सर एक और क्वेश्चन कर लूं मैं? जी सर जी सर। अच्छा अच्छा, ये जो हम लोग गिफ्ट देते हैं, फैमिली में जमीन दे दी किसी को, जैसे मैं भाई को जमीन दे दूं 500 गज या 1000 गज एज ए गिफ्ट, तो उस पे गिफ्ट पे टैक्स होगा सर? नहीं सर, गिफ्ट डीड हो आपके पास, आपके फैमिली रिलेटिव के पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो लॉ कहता है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है सर। चलो ठीक लेकिन है, थैंक यू। देखिए ना, अगर मैं आप अपने फाइल रिटर्न में कहूँ मुझे 10 लाख की विदहोल्डिंग हुई है, वो पोर्टल पे आएगा कि 10 लाख इसको रिफंड कर दो। वो तो खानापुरी वाली काम होगी ना, उसको सबूत भी तो चाहिए। कल को अगर आपको नहीं नोटिस ठीक आता है है जी, ठीक है। जैसे मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मेरे भाई हैं नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हैं, तो हम्म, किसी जमाने में 10-20 साल पहले उन्होंने मेरे नाम से 1-2 प्लॉट लिए थे, उन मेरे नाम पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उनको वापस एज ए गिफ्ट कर दूं, क्योंकि असल ओनरशिप उन्हीं की है। देखिए जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ है, सेक्शन 85 में भी लिखा हुआ है कि जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगर गिफ्ट की सूरत में फैमिली रिलेटिव को मिलेगा, अगर गिफ्ट डीड हो रिटर्न में रिफ्लेक्ट कर रहा हो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अगर आप साबित नहीं ना कर पाए फिर आपने टैक्स देना है। नहीं नहीं, वो तो साबित तो ठीक, थैंक यू। क्लियर है सर? गिफ्ट डीड तो बनेगी ना उसकी? ठीक है, थैंक जी यू। सर जी सर। एनीवन एल्स? सर सामने। एक मिनट सर, एक जी। मिनट दीजिएगा, मैं ऑनलाइन वालों को एंटरटेन कर लूँ फिर आप तरफ। जी सर, हुक्म। अच्छा सर, मैं ये पूछना था गिफ्ट डेट के अंदर क्या लिखा होता है, मतलब किस तरह का होता है वो? दोनों पार्टीज के नाम होते हैं, और हिबा की जो एक प्रिक्विजिट्स होती है उसमें होता है कि डोनर कौन है, डोनी कौन है, एक्सेप्टेंस हुई है नहीं हुई है। ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने पढ़ा है? जी जी। अगर आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा है, उसमें आपका गिफ्ट का पूरा एक सेगमेंट है, उसके ऊपर जो आपने वो जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना होता है। दोनों पार्टीज के नाम और डोनर की तरफ से आपको मिला है और डोनी ने एक्सेप्टेंस कर ली है, उसका पोजीशन हासिल कर लिया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं। श्योर सर श्योर। ये चैट जीपीटी को भी अगर आप इंस्ट्रक्शन दे तो वो फॉर्मेट बना के दे देता है गिफ्ट डीड का, उसको लेकिन आप सर वो बता दें। बात, नहीं नहीं सर आपकी बात ठीक है, लेकिन एज अ लॉयर आई वुड सजेस्ट नेवर रिलाई ऑन एआई विदाउट हैविंग कमांड। अब हाँ आपके नहीं, वो मैं तो मिसाल, जी जी जी, आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसको रिइंफोर्स करने के लिए, कभी कभार आपके जो सूट होते हैं उनके ऊपर गलतियां भी निकल आती हैं। जी ठीक है, थैंक यू। मैं मिसाल देता हूँ, ऑर्डर 678 जनरल प्लीडिंग्स को कवर करता है। अब ऑर्डर जी 7 में आपके प्लेंट के हवाले से आपको मतलब वो रूल्स दिए गए कि इस तरह होना चाहिए प्लेंट, लेकिन अगर प्लेंट में आपके वो रूल्स एआई जीपीटी तो फॉलो नहीं करेगा। जब तक आपकी अपनी कमांड नहीं होगी आप उस एआई जीपीटी में वो एरर को कैच नहीं कर पाएंगे।
अगली बार देखिए ना, हार्ड वर्क फिर स्मार्ट वर्क। पहले 5 साल का हार्ड वर्क आपने एक्सपोजर लेना है उसका, फिर स्मार्ट वर्क करें। आप एआई की गलतियां निकालेंगे फिर। हाँ, एज ए सपोर्ट टूल इस्तेमाल कर सकते ड्राफ्टिंग ही अलग होती है। वो जो डीट की बात कर रहे हैं ड्राफ्ट की, तो वो ड्राफ्ट ही बिल्कुल अलग होता है, लीगली ड्राफ्ट होता है। नहीं, आपको वो तो एनेक्स्चर गिवन होता है ना। अब अगर आप बात करें उसकी, जो हमारे मतलब रेफरेंस होता है टेक्स्ट का, वो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह हम ड्राफ्ट करते हैं। तो वो एक सीक्वेंस दिया होता है। आई वुड लाइक टू वेलकम एडवोकेट शफीक, माय सीनियर। काइंडली एवरीवन शो सम प्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स मी। मैं मेहनत करूँ, आप लोग कुछ चीज़ें सिखाऊं, तो आई वुड हाईली अप्रिशिएट इट। मैं वेलकम करता हूँ एडवोकेट शफीक को, मेरे सीनियर हैं, ठीक है, मारिया कवाल को भी और कदरुन्निसा को भी। They are the tax expert panel right now, and if you guys physically have any questions, you may concern and ask them after we conduct the online part of it. Anyone else have questions? सर, मैं क्वेश्चन करूं? जी जी सर। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड तो नहीं है, मतलब है तो टैक्स का ही। जैसे अगर आपको बैंक प्रॉफिट मिलता है 70-80 लाख रुपए, 50 लाख से ऊपर वो हो जाता है सारा 35% पे आ जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अमाउंट कहाँ डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? असल में बात यह है कि आपको टैक्स क्रेडिट लेना होता है, लेकिन टैक्स क्रेडिट ये नहीं है, फिर भी आपको नोटिस आ सकता है, क्योंकि जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो जाती है प्रॉफिट एंड डिप, तो आप नॉर्मल स्लैब में चले जाते हो, ठीक है। तो आपको टैक्स कानून के मुताबिक आपको देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स क्रेडिट लेते हो उसी टाइम तो आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको नोटिस आ सकता है 100%। नहीं, सर, मैं आवाज ये आ चाह रही रहा है? हूँ कि जी मैं समझ गया, 1 साल तो जैसे वो हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे उसको प्लान कर सकते हैं टैक्सेशन को, अमाउंट को, कि क्या तमाम म्यूचुअल फंड वो होते हैं, सेपरेट हेड होता है या क्या होता है, या इक्विटी वाले हेड होते हैं, कैश फंड वाला होता है, कैसे होता है? आप इस तरह कर ले कि आप शेयर्स को डिवाइड कर ले प्रॉफिट एंड डेट को, ठीक है। दूसरे बंदे को अपने साथ अपनी फैमिली में जो ट्रस्ट वाला बंदा हो आपका, तो उसको शेयर से लाट करें हाफ, ठीक है। तो फिर आप हाफ प्रॉफिट एंड डेट उसको जाएगा, हाफ आपको, ठीक है। तो फिर आपकी अमाउंट 50 लाख को एक्सीड नहीं करेगी। That is नहीं, a अगर legal हाफ maneuver. नहीं, वो लीगल मनूवर तो फर्ज करो कि हाफ हाफ की भी गुंजाइश एग्जॉस्ट हो चुकी है, अमाउंट फिर भी एक्सीड कर रहा है, फिर उसको फिर आपको टैक्स देना जैसे पड़ेगा। सर वही बात है ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। कानून के मुताबिक आपको टैक्स नहीं, वो देखिए, अगर जैसे बैंक के अलावा अगर हम उनको शिफ्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, वो प्रॉफिट जैसे हाफ अमाउंट को आप शिफ्ट कर देते हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड में, तो 2 सेपरेट हेड में आ जाएगा, वो प्रॉफिट से कम हो जाएगा। इनिशियली तो पेमेंट आपको प्रॉफिट एंड डेट से आई हुई है, लेकिन नहीं, वो शेयर्स एंड इक्विटी से आएगी ना। सर्टिफिकेट में करते हैं, वो सर्टिफिकेट का एक रूल है कि वो टैक्स कभी भी एट द सोर्स डिडक्ट नहीं करेंगे। 5% आपको खुद जाके जमा करवाना होगा, तो आपकी डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है, आप जमा करवाते हैं नहीं, लेकिन आप बच जाते हैं टैक्स से। ये बहबूद सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है सर? जी सर, बहबूद सर्टिफिकेट का है, लेकिन मतलब जैसे अगर एक अमाउंट की एक बंदे की वेल्थ जो है वो बहबूद में सारे एग्जॉस्ट में करने के बाद जब उसके पास एवेन्यू खाली रहता है कि शेयर्स में या म्यूचुअल में करे, तो वो म्यूचुअल सेपरेट हेड कहलाएगा। म्यूचुअल फंड या कोई शेयर पे जो इन्वेस्ट करता है बंदा। सॉरी सर, ये आज के टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देना चाहें। इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं। इसको ऐसा करते हैं, मैं आपको पर्सनली इसके ऊपर गाइडेंस दे दूंगा। फॉर द सेक ऑफ नाउ हम बाकी क्वेश्चंस को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड ये होता है कि क्वेश्चंस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है सर, सही, कंटिन्यू करें सर, मैं आपके साथ हूं। Anyone else have any questions, please? Assalamualaikum sir. Sudesh sir, can you hear me? Hello. Yes, Zoeb साहब कैसे हैं? ठीक हैं? हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सुदेश साहब, मैंने बस ब्रीफली इन द लास्ट 10 to 15 मिनट आपका सेशन ज्वाइन किया, लेकिन मेरी एक क्वेरी थी विद रिस्पेक्ट टू जो लॉयर्स के रिटर्न्स होते हैं,
उसमें जो हम रिटर्न पे करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो विद डिडक्टेबल अलाउंसेस में काउंट होंगे या उसके अगेंस्ट कोई वो नहीं है? एक तो चीज़ ये क्यों नहीं होगी। है सर? नहीं, मतलब आपसे पूछ रहे हैं, हमें थोड़ा इसमें क्लेरिफाई कीजिएगा कि हमारे जो भी एक्सपेंस होते हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल फी हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक लॉयर 6 लाख या 7 लाख अर्न कर रहा है, तो उसके जो भी उसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कोर्ट फीस हो गई या अलग चीज़ मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हो गई, ये डिडक्टेबल अलाउंसेस में डिडक्ट होंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई, और इसका रेफरेंस दे दीजिएगा। और दूसरा ये है कि फिर जो हम ये जो हमारे डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इनका प्रॉपर ये जो चीज़ें बनाते हैं कि हमारे ऑफिस का रेंट ये है, ऑफिस की हमारी मेंटेनेंस ये है, ये सारी चीज़ें हमें अपलोड भी कहीं करनी पड़ती हैं या सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड रखना पड़ता है? ये दो चीज़ें सर सर पहला क्वेश्चन, लॉयर और डॉक्टर, ये आईटी प्रोफेशनल्स, ये जो थे प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट का इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मीनिंग देयर बाय, जो बिजनेस का मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ, बिजनेस में आपके नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। जो आपका आखिर में एक्सपेंसेस, वो वाले एक्सपेंस डिडक्टेबल है जो आप डायरेक्टली फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, जो आप प्रॉफिट अचीव करना चाह रहे हो, उसके ऊपर करते हैं। ये नहीं है कि मैं चैम्बर का रेंट दे रहा हूँ और मैं घर का रेंट भी दे दूँ और फिर मैं कहूँ नहीं, ये मेरा घर वाला जो रेंट है ये भी एक्सपेंसेस में डाल दे बिजनेस के। ऐसा नहीं, पर्सनल नहीं, सिर्फ इस बिजनेस की हद तक, बिजनेस की डोमेन तक, जो आपका मतलब लॉ के फील्ड में जो आप परस्यूट कर रहे हैं, वो वाले आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिड्यूस होंगे। ये पहला क्वेश्चन का आंसर, होपफुली इट्स क्लियर। सेकंड, कोई आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। 118 आपका कानून शहादत ऑर्डर ये कहता है, द बर्डन ऑफ प्रूफ रिलाइज ऑन अ पर्सन हु इज क्लेमिंग। सिविल केस में क्या होता है, कौन क्लेम कर रहा होता है? प्लेंटिफ, ठीक है? अनलेस डिफेंडेंट सेट ऑफ करता है, फिर ऑनर्स टू प्रूफ शिफ्ट हो जाता है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूटर क्लेम कर रहा होता है कि दैट द अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ एंड ही हैज टू प्रूव बियॉन्ड द बेनिफिट ऑफ डाउट दैट ही इज अ क्रिमिनल, ठीक है? ये स्टेट प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है। अब आप ये समझते होंगे कि भाई स्टेट में एफबीआर भी तो स्टेट का एक इदारा है, तो वो प्रूव करेगा। नहीं, इस तरह नहीं है। टैक्स पेयर इज द वन हु इज फाइलिंग रिटर्न, वो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरी इतनी रिफंड है, इतना एक्सपेंस है, इतना टैक्स है। एफबीआर के सामने उसने साबित करना है। किसने? टैक्स पेयर ने। डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने, डॉक्यूमेंट्स जब वो आपको शो कॉज भेजेगा तब भेजने। क्लियर है सर आपको? लॉ प्रिज्यूम ये करता है कि दैट यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। सर आपको ये क्लियर है? थैंक यू सुदेश सर, एवरीथिंग इज क्लियर। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। जज़ाक। Anyone else have question from online? सर एक क्वेश्चन था। जी सर। बहबूद जो सर्टिफिकेट है और जो पेंशन अकाउंट है, इस पे टैक्स 5% है, 6 लाख से ज्यादा हो या 10% है? सर किस चीज के ऊपर? बहबूद सर्टिफिकेट पे इसकी 5% टैक्स है या 10% टैक्स है? सर आई बहबूद बिलीव इट्स सर्टिफिकेट 5%, लेकिन ये टैक्स रेट बदलता रहता है, पहली बात। और बहबूद के ऊपर आप सिर्फ पैसे अगर ना भी दे टैक्स, इट्स एग्जेम्प्टेड। रीजन बिहाइंड इट्स फॉर द पीपल दैट आर एबनॉर्मल और यू नो इन अ क्लास के, जो अपने अखराजात को पूरा नहीं कर पाते। वो एक सप्रेस्ड क्लास है, लॉ उसको एक इम्यूनिटी दे रहा है, एक बेनिफिट नहीं, दे रहा है, एक उसमें फैसिलिटी दे रहा है। उसमें ठीक है सर सर? ये होता है कि जैसे अमीर लोग भी इस्तेमाल करते हैं, गरीब लोग भी करते हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं। तो बिल्कुल। इसमें कहीं क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये कहीं कंफ्यूजन है, इसको पढ़ो तो कहीं 5% लगता है, कहीं 10% लगता है। समझ नहीं आता कि ये एक्चुअल मतलब 6 लाख तक 5% है या उससे ऊपर जाके 10% हो जाता है, या ओवरऑल जब रिटर्न भरते हैं तो इसमें कितना कैलकुलेट होके आता है? सर पोर्टल आपको खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है, पहली बात। जी ठीक है, कैलकुलेट तो करके देता है, लेकिन उसके पीछे कोई सर ये प्रिंसिपल या लॉ? जी ये हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट बता रहे हैं। जी जी सर। जो नॉर्मल टैक्स है, नॉर्मल स्लैब है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स डिडक्ट करता है। अगर आप वहां डिक्लेयर करते हैं तो जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है अंडर सेक्शन 151। आवाज जरा हल्की आ रही है इनकी, माइक इनके पास नहीं है। मैं इनको अभी माइक दे देता हूँ। सर बहबूद सर्टिफिकेट इज नॉट एग्जाम्प्ट, इस पे 5% टैक्स है, जबकि हमारे पोर्टल का इस पे इशू ये आ रहा है कि नॉर्मल अगर आप वहाँ आप डिक्लेयर करते हैं तो इस पे नॉर्मल टैक्स की डिडक्शन होती है, लेकिन जब आप क्रेडिट्स में जाते हैं तो इस पे आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है।
और अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट में किया है तो वो एट सोर्स विद होल्डिंग हो जाती है अंडर सेक्शन 151। जबकि बहबूद सर्टिफिकेट ये है, उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन देता है कि वो एट द सोर्स आपकी डिडक्शन नहीं होती, आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उस पर टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप नहीं वो, लेकिन आपके बैंक में पैसे तो आ रहे होते हैं ना, उसको कहीं रिकंसाइल तो करना होता है ना, आप छुपा तो नहीं सकते कि पैसे सोर्स आ रही है। लेकिन इसका क्लियर कट होना चाहिए ना, जैसे होता है कि भाई इतने परसेंट क्लियर कटेगा कट यही है कि आप फिर क्रेडिट्स ले लें जब पोर्टल पे आप उसको शो करें। तो जैसे कि आपको 15% टैक्स देना पड़ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट पे, तो आपको कभी भी टैक्स जो है वो एग्जाम्प्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपका 10% टैक्स बच जाएगा। अच्छा, उसको शो कर दें, अगर वो एक्सप्लेन करें तो फिर उनको जी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके क्रेडिट्स ले लें आप जाके, जो क्रेडिट टैब होता है ना उससे जाके क्रेडिट ले लें। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। जी आई बिलीव दैट्स इट फ्रॉम ऑनलाइन साइड। थोड़ा फिजिकल वालों को भी मौका देते, ठीक है जी। एनीवन हैव क्वेश्चंस फ्रॉम? सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी के टैक्स में फर्क क्यों है ज़्यादा? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आपके दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। उसमें जनरली अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अभी एलएलपी भी है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो अलग डोमेन है। कंपनी में ना आपके पास एक कॉर्पोरेट वेल होता है। इसके ऊपर एक केस लॉ था बैक देन, जो आपका एक शू मेकर था, आई फॉरगॉट द साइटेशन। उसमें ये था कि उन्होंने एक कंपनी बनाई थी, लेकिन वो मतलब लोन में चले गए थे, वो लॉस में चले गए थे, तो वो खुद जिम्मेदार नहीं थे, क्रेडिटर्स को कंपनी जिम्मेदार थी। आप मेरी बात पिक कर रहे हैं? इसीलिए आपकी जो लिमिटेड लायबिलिटी सॉरी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी वो पहले ही वनरेबल होते हैं, पहले ही वो सिस्टम के साथ वनरेबल है, लॉस का खतरा होता है। लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है उनकी, तो वो अगर टैक्स में भी उनको कंपनी में ले आए तो उनका नुकसान ही नुकसान है। फिर थोड़ा पर्क्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो कंपनी के अगर फायदे हैं, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर सूरत में उन्होंने टैक्स देना है, फायदे भी कुछ है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो लॉ ने सबको देख के चलना है। क्लियर है? एनीवन एल्स? सर एक प्रॉपर्टी जो सॉरी कंपनी है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा? देखें सर, जब तक आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होता, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये है कि आपके एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कौन करता है? डायरेक्टर्स करता है। तो डायरेक्टर जब कर रहा है, कंपनी का नाम तो यूज नहीं हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद आप लायबल होते हैं। क्यों? फिर कंपनी का नाम आता है, फिर आपने कंपनी का नाम डालना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, रिन्यू करना होता है। आप मेरी बात समझ रहे? आपने पार्टी के नाम चेंज करना है, तब जैसे वो सूट होता है ना, रेस जुडिकाटा लगता है, लोग क्या करते हैं, कॉज ऑफ एक्शन को बदल देते हैं। मिसाल दे रहा हूं। तो उसी तरह आप ये जो कंपनी है ना, ये तभी लायबल होगा जब कंपनी एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होगी। और रजिस्टर्ड कब होती है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद एक दूसरा स्टेप आता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। वो पब्लिक कंपनीज के लिए होते हैं, उनको इजाजत दी जाती है कि भाई आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप पब्लिक से पैसे ले सकते हैं शेयर होल्डर की सूरत। क्लियर है सर? एनीवन एल्स? ठीक है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? सीआरपीसी में डबल जेपर्डी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अभी उसी को अप्लाई करें टैक्स के ऊपर, डबल टैक्सेशन नहीं हो गया? फिर इनकम टैक्स भी ले दें, वो इनकम टैक्स में कि आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं हो रहा है, टैक्स उस पे होता है इनकम टैक्स। वो प्रोवेंशियल लेवल पे अलग बात है, उसमें इनकम टैक्स उनके ऊपर बर्डन नहीं आया ना, वो भी एक तरह का टैक्स ही है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं। वो लैंड रेवेन्यू के तहत, वो अलग से, वो अलग सब्जेक्ट है। ठीक है? एनीवन एल्स? आप लोग थक गए हैं, ठीक है। कल आप सब से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट से भी और फिजिकली भी, जो है यू गाइज हैव टू ब्रिंग योर लैपटॉप्स। मैंने आपको वन बाय वन इंशाल्लाह, हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी टैक्स रिटर्न सिखाएंगे आपको, ठीक है। आप सब लैपटॉप्स लेके आएंगे चार्ज, ऐसा ना हो लैपटॉप चार्ज ही ना हो तो फिर। ठीक है, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी रेडी रहिएगा। वी विल गो थ्रू दी आइरिस पोर्टल। एनटीएन रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा मैं आपको, और सैलरी रिटर्न किस तरह करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और थोड़ा मैं ये बाकी हेड्स ऑफ इनकम को भी टच दूंगा, ठीक है सर?
Thank you so much for your time. Thank Thank Allah you, sir, Hafiz. so much. Thank you, Thank you sir. so much, sir. नहीं लगी तो वो अपने फ्रेंड्स को देख लो। सबकी हो गई है गेट पे।